हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो बहुत गुस्से में थी और काफ़ी तेज़ी से ड्राइव कर रही थी। इसका नाम वी है। तो उसके अपोजिट में हमारे ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम टूर है, वी के पास कॉल करता है और उसे स्लो ड्राइव करने के लिए कहता है और वापस चलने के लिए कहता है। जिस पर वी कहती है, देखो इन सारे मैटर में तुम मत इन्वॉल्व हो, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है, उसे बताना ही पड़ेगा कहकर और ज़्यादा स्पीड फास्ट कर देती है। वी को रोकने के चक्कर में आगे चल करके टूर का एक्सीडेंट हो जाता है। ये जॉय है, इसके डैड जनरल है। डैड जितने सीधे हैं तो बेटा अपोजिट में उतना ही ज़्यादा बिगड़ैल है। यहाँ पर वो किसी के साथ था, तभी वी आती है और उसके हाथों से नेकलेस छीन लेती है। जिस पर उस लड़की का कहना था, ये नेकलेस मेरा है, तुम मुझसे क्यों छीन रही हो? जॉय, क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? जिस पर वी गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जॉय की सिस्टर नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर वो लड़की जॉय को थप्पड़ मारती है और उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। वे के लाइफ में एक ऐसे बंदे की एंट्री हुई थी जो उसे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन वी ने उसे ठुकरा दिया था जॉय के लिए। अब जॉय उसे रिजेक्ट कर रहा था। इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रेस्टोरेंट में ही हंगामा क्रिएट कर देती है। जिस पर जॉय का कहना था, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, और इस चक्कर में वो वी को पुश कर देता है, जिसकी वजह से वी को चोट लग जाती है। आगे जब जॉय वी को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, वी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही थी। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इस पर जॉय कहता है, तुम्हारी शक्ल देखने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, हाँ मैं जा रहा हूँ। अभी डॉक्टर डी की एंट्री होती है जो कि हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड है। डॉक्टर डी का कहना था कि शोर शराबा ना करें और रिलेटिव्स को बाहर खड़ा करने के लिए कह देती है। जॉय जब डॉक्टर डी को देखता है तब फुल उस पर लट्टू हो जाता है और एकदम से गुड बॉय की हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। जाने से पहले वो डॉक्टर डी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ही लेता है। आगे जब जॉय बाहर जाता है तब उसे टूर मिलता है। टूर जॉय से वी के बारे में पूछता है, जिस पर जॉय कहता है, अभी मरी नहीं है, जिंदा है। वैसे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल अलग है, फोटो में जैसे दिखते हो, रियलिटी में तुम ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। इसी वजह से तो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था मेरे लिए। वैसे वो मरी नहीं है, जाकर तुम चेक कर सकते हो। जिस पर टूर को गुस्सा आता है कि वी के बारे में जॉय ने ऐसा क्यों कहा। दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गार्ड की वजह से दोनों को अपनी फाइटिंग रोकनी पड़ती है। टूर और डॉक्टर डी की मुलाकात फर्स्ट टाइम होती है। टूर को वी के लिए इतना ज़्यादा परेशान होते हुए डॉक्टर डी देखती है तो उससे पूछती है कि क्या वो उसके रिलेटिव्स में है। टूर कहता है कि हाँ वो उसके रिलेटिव्स में है। टूर पूरी रात वहीं पर रुकने वाला था, जिस पर डॉक्टर डी टूर से कहती है, अगर तुम पूरी रात रुकने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए पिलो और ब्लैंकेट का इंतज़ाम करवाती हूँ। टूर मना कर देता है, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मॉर्निंग में डॉक्टर डी वी को विज़िट करने के लिए आती है तब टूर वहीं पर ही सोया था। नर्स के थ्रू से मालूम पड़ता है कि टूर पूरी रात वी के लिए वहीं पर ही बैठा था। वो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी परेशान था पूरी रात। डी टूर के पास आती है और टूर को उठाते हुए कहती है, तुम पूरी रात यहाँ पर थे, थोड़ा जा कर के रेस्ट कर लो, तुम्हारे पेशेंट की कंडीशन पहले से बेटर है। टूर वहाँ से चला जाता है। जो रेडी शेडी होकर के सुबह सुबह अपने हाथों में फ्लावर लेकर के डॉक्टर डी से मिलने के लिए आया हुआ था। जॉय डी को फ्लावर्स देते हुए कहता है, एक्चुअली ये सॉरी के तौर पर है, कल हॉस्पिटल में मैं कुछ ज़्यादा ही चिल्ला बैठा था ना, बस इसी वजह से ये फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लो, मैं समझूंगा तुमने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है। डी कहती है, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली ये फ्लावर्स मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जिस पर जॉय काफ़ी खुश हो जाता है। अब जिस फ्लावर को डी ने रिजेक्ट कर दिया था उस फ्लावर को ले करके वी के पास पहुँचता है। वी कहती है, यहाँ पर क्यों आए हो? तब जॉय कहता है, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जॉय की हरकतों की वजह से वी जॉय से लड़ रही थी। इस पर जॉय कहता है, लग रहा है यहाँ पर आ करके मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, नहीं आना चाहिए था। अभी तुम्हारी और मेरी शादी भी नहीं हुई तो तुम्हारा रौब इतना है, अगर शादी हो जाती तो पता नहीं तुम क्या करती। अच्छा हुआ जो वक्त से पहले तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल गई। मुझे नहीं चाहिए, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड दूर है ना तुम्हारी देखभाल के लिए, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जब जॉय वहाँ से जा रहा था तब भी उसे पकड़ लेती है, नहीं जॉय तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम इस तरीके से मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं मर जाऊँगी। जॉय उसे धक्का दे देता है, तुम मर जाओ। अब वी रो रही थी कि जॉय ने उसे छोड़ दिया है और उसे ब्रेकअप भी कर लिया है। जिस वक्त वी पूरी तरीके से टूट चुकी थी तो उसे संभाल रहा था टूर। जॉय की एक और गर्लफ्रेंड है। जब उसे मालूम पड़ा कि जॉय दो लड़कियों को डेट कर रहा है, फिर क्या वो भी उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना जाती है और जाने से पहले उसे ब्रेकअप भी कर लेती है। जिस पर जॉय का कहना था, तुम क्या मुझसे ब्रेकअप करोगी, तुमसे पहले मैं ही तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा।
जाओ यहाँ से। घर वापस आने के बाद जॉय अपने डैड से कहता है कि वो जॉब करना चाहता है, लेकिन साथ ही कंडीशन भी रखता है, डैड ऐसी जॉब ढूंढना जो कि मेरी पर्सनैलिटी को सूट करे। तो वहीं पर उसकी सिस्टर स्माइल करती है, जॉय तुम जॉब करोगे, एक काम करो तुम रहने दो, वैसे भी जॉब वगैरह तुमसे कहाँ होने वाला है, तुम तो बस जॉब पर लगोगे और छोड़ दोगे। बेटी की तरफ से तो हर माँ का दिल दुखता है। तो यहाँ पर जॉय की मॉम को भी अच्छा नहीं लगता है कि उनकी बेटी उनके इकलौते बेटे को इस तरीके से सुनाए। डैड जॉय से कहते हैं कि वो उसके लिए जॉब जल्दी से ढूंढेंगे। डॉक्टर डी से मिलने के चक्कर में जॉय अपने ही घर की मैड के खाने में जमाल घोटा मिला देता है, जिसकी वजह से उस बेचारी की कंडीशन तो ख़राब हो जाती है और जॉय उसे डॉक्टर डी के पास लेकर आता है। डॉक्टर डी से जॉय कहता है कि वो पैसों की बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो बस कैसे भी किसी भी कंडीशन में उसकी मैड को ठीक कर दे, क्योंकि उसकी मैड भी फैमिली मेम्बर की ही तरीके है। अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा था डॉक्टर डी के सामने। डी मैड का चेकअप करती है और उसके बाद जॉय को बताती है कि फूड पॉइजनिंग हुई है, बाकी और कुछ भी नहीं है, मेडिसिन दे रही हूँ, ठीक हो जाएंगी। जिस पर जॉय कहता है क्या मुझे अपनी मैड को कल भी लेकर आना पड़ेगा, अगर ऐसी बात है तो मैं लेकर आ जाऊँगा। इस पर डी कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैंने मेडिसिन दे दिया है, तो बस वही टाइम पर दे देना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉय जाने से पहले डी को अपना नाम बताकर जाता है, मेरा नाम जॉय है। डी हैरान रहती है कि ये साइको मुझे अपना नाम क्यों बता रहा है। टूर वी को सजेस्ट करता है कि जॉय जैसे लड़के को लेकर के वो अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करे, बल्कि एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करे। वी को बड़ा पछतावा हो रहा था कि जॉय जैसे लड़के को लेकर के वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी कि उसने टूर जैसे अच्छे लड़के को भी रिजेक्ट कर दिया। उसे बुरा लग रहा था कि उसने टूर जैसे पर्सन के प्यार की कदर नहीं की। जॉय तो डॉक्टर डी के पीछे लट्टू हो चुका था, हर वक्त बस उसे ही फॉलो कर रहा था, इवन कैंटीन में भी फॉलो करते हुए आया था और डॉक्टर डी की कॉफ़ी का बिल भी वो पे करता है। यहाँ पर वो डी के सामने खुद को बड़ा इनोसेंट प्रेजेंट करता है और वी और टूर को बुरा कर देता है कि वी जो कि किसी टाइम में उससे प्यार करती थी, लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड के आने पर उसने उसे भी छोड़ दिया है, वो भी एक सिली सा बहाना दे करके कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। आगे कैंटीन में डी की फ्रेंड गिफ्ट आती है जो जॉय को देखती है। आगे डी जॉय के बारे में पूछती है और डी से पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, क्या वो उसे डेट कर रही है। डी मना करती है और जॉय के बारे में बताती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके पास जॉब नहीं है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे धोखा दे दिया। आगे डी जॉय के पास कॉल करती है और उसे कहती है मेरी फ्रेंड की एक कंपनी ओपन हुई है, उसमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम जॉब के लिए वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। तब जॉय कहता है अब जब तुमने ही कह दिया है तब तो इंटरव्यू के लिए जाना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट डे जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तब उसकी मुलाकात गिफ्ट से होती है। गिफ्ट की ही कंपनी थी और गिफ्ट से तो वो पहले ही मिल चुका था। गिफ्ट उसे कंपनी में जॉब के लिए हायर कर देती है। जॉब मिलने के बाद जॉय डी से मिलने के लिए जाता है। पास्ट में जॉय ने डी से कहा था कि जब उसे जॉब मिल जाएगी तब वो डी को प्रपोज करेगा और तब डी डिसाइड करना कि वो जॉय के साथ डेट करेगी या नहीं। तब डी कुछ टाइम मांगती है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर जॉय कंपनी में आता है और कंपनी के बॉस से मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि टूर ही निकलता है। टूर जब जॉय को देखता है तब उसे रिजेक्ट कर देता है और उसे अपनी कंपनी से भी फायर कर देता है। लेकिन टूर की सिस्टर की नज़रों में जॉय बहुत ही अच्छा लड़का है, क्योंकि डी ने उसे बताया था, तो इसी वजह से अंकल की हेल्प से वो जॉय को वापस से कंपनी में हायर कर लेती है। मॉल में अचानक से एक लेडी बेहोश हो जाती है। डी वहीं पर थी, उनका ट्रीटमेंट करती है। आगे जब टूर घर वापस आता है उसे अपनी मॉम के बारे में मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम बेहोश हो चुकी थी और किसी ने हेल्प की। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम की हेल्प करने वाली कोई और नहीं बल्कि डी ही थी। वो डी को थैंक्स बोलता है। टूर अपनी मॉम से कहता है जब आपकी कंडीशन पहले से ख़राब थी तो आप मॉल क्यों गई थी। मॉम कहती है कुछ सामान लेने के लिए। टूर एक बार फिर से डी को थैंक्स बोलता है उसकी मॉम की हेल्प करने के लिए। तब डी कहती है थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, एज अ डॉक्टर मेरा काम ही है दूसरों की जान बचाना। और बातों ही बातों में यहाँ पर टूर को मालूम पड़ता है कि डी और उसकी सिस्टर गिफ्ट दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हैं। टूर अपने घर का सबसे बड़ा गार्जियन है। वैसे कहने को तो उसके अंकल बड़े हैं, लेकिन एकदम से निठल्ले, काम धंधा तो उनसे कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ टूर ही हैंडल कर रहा था। टूर के डैड की जब से डेथ हुई है, टूर अपनी सिस्टर गिफ्ट से डी के बारे में पूछता है कि वो उसे कब से जानती है। तब गिफ्ट बताती है कि वो डी को ग्रेजुएशन से जानती है, दोनों एक साथ थे। टूर यहाँ पर सबको बताता है कि डी ने उसकी मॉम की हेल्प की। टूर के पूछने पर यहाँ पर उसे डी के बारे में मालूम पड़ता है कि उसकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन उसकी लाइफ में उसका एक बॉयफ्रेंड है। जॉय ने डी की नज़रों में अपने आप को इतना अच्छा बना लिया था कि डी ने अब जॉय को डेट करना भी शुरू कर दिया था। जॉय कंपनी में टूर की सेकेंड सिस्टर जिसका नाम टॉम है उसे फ्लावर्स देता है। पास्ट में उसने टॉम की
कई बार हेल्प की थी। टॉम की भी नज़रों में जॉय काफ़ी अच्छा लड़का था। तो वहीं पर टूर उन दोनों को ऊपर से देख लेता है। टूर जॉय के पास कॉल करता है और गुस्से में उसे अपने कैबिन में बुलाता है। टूर काफ़ी गुस्से में था। जॉय आता है। टूर उसे वार्न करता है, देखो गिफ्ट और टॉम दोनों मेरी सिस्टर हैं। उनके लाइफ से मैं तुम्हें खिलवाड़ तो बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। जॉय स्माइल करते हुए टूर से कहता है, वैसे मुझे वार्न करने से बेटर रहेगा तुम्हें अपनी उन दोनों प्रीटी सिस्टर्स को वार्न करना चाहिए। टूर को बुरा लगता है और वो जॉय को पंच मारता है। तभी सामने गिफ्ट आ जाती है। टूर के अंकल के सामने जॉय इनोसेंट बनता है और कहता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बॉस को। टूर एक बार फिर से जॉय को कंपनी से फायर करने वाला था, जिस पर अंकल कहते हैं, अगर मेरी जगह पर क्या तुम्हारे डैड होते तो तुम उनकी भी बात नहीं सुनते। टूर वहाँ से चला जाता है। गिफ्ट के थ्रू डी को मालूम पड़ता है कि टूर ने जॉय को पंच मारा है। तब डी को बुरा लगता है जॉय की तरफ से। तभी वहाँ पर टूर भी आ जाता है। टूर को देख करके डी अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है कि वो जॉय के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तब टूर डी को कहता है कि उसने उसकी मॉम की हेल्प की थी, इसी वजह से वो उसे समझा रहा है कि जॉय अच्छा लड़का नहीं है, वो उससे बेटर लड़का डिजर्व करती है, वो जॉय के पीछे न रहे। डी टूर की बातें नहीं सुनती है क्योंकि जॉय ने ऑलरेडी टूर के खिलाफ उसके कान जो भर दिए थे। डी जॉय के पास जाती है और उसकी मलहम पट्टी करती है और जॉय से कहती है कि वो टूर की कंपनी को छोड़ दे। इस पर जॉय कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कंपनी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली गिफ्ट और डी तुम दोनों यहीं पर हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बस, और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। टॉम के भी नज़रों में जॉय अच्छा लड़का है, इसी वजह से वो जॉय के बारे में टूर से बात करने के लिए आई हुई थी। टूर टॉम को सब कुछ बता देता है कि जॉय वही लड़का है जिसकी वजह से उसने अपना प्यार खोया। वी को उसने खो दिया। वी ने जॉय की वजह से ही उसे रिजेक्ट किया था। सच्चाई जानने के बाद टॉम काफ़ी हैरान थी। टूर अपनी छोटी बहन टॉम को समझाने की कोशिश करता है कि वो बंदा कैसे अच्छा हो सकता है जिसने दो प्यार करने वालों को अलग किया, और साथ ही टॉम से कहता है कि वो जॉय से दूर रहे, जॉय अच्छा बंदा नहीं है। अगली सीन में जॉय को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर वी को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। डॉक्टर डी अपने बारे में सब कुछ बताती है। जॉय की फैमिली में डॉक्टर डी को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं सिवाय जॉय की मॉम को। उन्हें बिल्कुल भी डॉक्टर डी पसंद नहीं आती है, इसी वजह से उनकी बातें काफ़ी कड़वी रहती है। आगे जॉय और डी दोनों किचन में लगे हुए थे क्योंकि जॉय के कहने पर भी उसकी मॉम खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी। तब डी अपने हाथों से खाना बना रही थी। जॉय डी से अपनी मॉम के बिहाफ में माफ़ी मांगता है और साथ ये भी कहता है कि उसकी मॉम दिल की बुरी नहीं है, बस अपनी फैमिली को लेकर के थोड़ी सी पॉजिटिव है। जॉय के जाने के बाद सर्वेंट जो कि डी से पहले भी मिल चुकी है, वो डी से कहती है, आप फिक्र मत करो, जब आप यहाँ पर बहू बनकर आओगी ना तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी कि किसको क्या पसंद है, और देखना सबसे पहले आप जॉय की मॉम का दिल जीतेंगी। जॉय डी को उसके हॉस्पिटल ड्रॉप करने के लिए आता है और गुड बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जॉय की गर्लफ्रेंड जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन आज उसे जॉय से दूर हो करके काफ़ी बुरा लग रहा था, और इन सब का जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ डी को मान रही थी। उसकी दोस्त उसे डी के बारे में बताती है कि वो यहाँ पर एज अ डॉक्टर काम करती है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे उस डॉक्टर की जासूसी करने के लिए क्यों कहा था? क्या कुछ गलत करने वाली हो? एम स्माइल करती है। डी जब हॉस्पिटल पहुँचती है तब नर्स उसे बताती है कि एक पेशेंट के रिलेटिव आए हुए हैं जो कि उससे मिलना चाह रहे हैं और काफ़ी भड़के हुए हैं। डी उनके पास जाती है, रिलेटिव भड़क पड़ते हैं, तुमने मुझे इतने अर्जेंट में ये कहकर बुलवाया कि मेरी पेशेंट की कंडीशन ख़राब है, और यहाँ पर आने के बाद तो मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? पता है मेरी जान निकल गई थी। और ऐसा करते वहाँ पर कई सारे पेशेंट के रिलेटिव्स आ जाते हैं और सभी का कहना था कि डी की तरफ से उन्हें मैसेज मिला है कि उनके पेशेंट की कंडीशन ख़राब है और वो जल्दी से आए। डी उनसे कहती है कि उसने ऐसा कोई भी मैसेज नहीं किया है, जबकि उन रिलेटिव्स का कहना था कि डी की ही तरफ से मैसेज आए हैं, और सारे लोग डी पर भड़क जाते हैं कि एक डॉक्टर होने के बाद भी वो अपने पेशेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और दूर से खड़ी एम स्माइल कर रही थी क्योंकि ये सारी करामात उसी की जो थी, और वो डी के इंसल्ट के मज़े ले रही थी। टूर को भी इन सब के बारे में मालूम पड़ जाता है। टूर उस हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे डोनेट करता है, तो जब उसे इन सब के बारे में मालूम पड़ा तब वो डॉक्टर डी से मिलता है। डॉक्टर डी का कहना था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब टूर कहता है, अगर तुमने नहीं किया तो किसी ने तो किया ही होगा ना। डॉक्टर डी कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। टूर के पूछने पर डी कहती है, मैं रिज़ाइन दे दूँगी, जिस पर टूर मना करता है, इतनी आसानी से तुम रिज़ाइन दे दोगी और मैं तुम्हारी रिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लूँगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या रिज़ाइन दे करके सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है? देखो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो प्रूफ करो। टूर की बातें सुनने के बाद डॉक्टर डी टूर को देखते हुए कहती है, तो तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सीन यहीं से कट होता है और आगे टूर डॉक्टर डी को
पुलिस स्टेशन लेकर के जाता है कंप्लेन के लिए। टूर ऑफिसर को डॉक्टर डी के साथ जो कुछ भी हुआ सारी इन्फॉर्मेशन देता है और उस पर्सन को ढूंढने के लिए कहता है जिसने डॉक्टर डी के बिहाफ में ये सब किया था, जिस पर ऑफिसर का कहना था कि वो बहुत जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसने ये सब किया है। आगे जब टूर बाहर आता है डॉक्टर डी टूर को थैंक्स बोलती है। मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं थी कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, थैंक यू सो मच। जिस पर टूर कहता है थैंक यू सो मच, तुम बहुत बार बोल चुकी हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखो, इस तरह भागना नहीं। रिज़ाइन देना इस मसले का हल नहीं था। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉय के फेस पे स्माइल थी जब उसे टूर के अंकल बताते हैं कि कंपनी के काम से उसे कुछ टाइम के लिए कंट्री के बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि वो जॉय पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इसी वजह से वो जॉय को भेजना चाहते हैं। जॉय खुश होता है कि वो टूर के अंकल की नज़रों में अपनी इमेज को अच्छी तरीके से बना चुका है, लेकिन जब उसे बाहर एक एम्प्लॉय के थ्रू मालूम पड़ता है कि टूर के कहने पर टूर के अंकल ने जॉय को आउटसाइड भेजने का डिसाइड किया है, तब उसे बुरा लगता है। टॉम टूर के कैबिन में थी। अब टॉम टूर से कहती है भाई अब मैंने क्या कर दिया, आपने जैसे मुझसे कहा था करने के लिए मैंने वैसे ही किया। मैं जॉय से बात भी नहीं करती हूँ और ना ही उसके कांटेक्ट में हूँ, तो फिर आपने मुझे इस तरीके से कैबिन में क्यों बुलाया। तब टूर टॉम से कहता है तुम्हें क्या मुझे समझाने की ज़रूरत है? नहीं ना, मैं तुम्हें लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तुम गिफ्ट के तरीके मैच्योर नहीं हो, तुम बहुत सीधी सादी हो। बस मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे इस सीधे और भोलेपन का जॉय जैसे लड़के फ़ायदा उठाएं। जॉय को अब कुछ टाइम के लिए कंपनी की तरफ से आउट ऑफ सिटी जाना था, जो कि वो अपने पेरेंट्स को बताता है। तो वहीं पर मॉम और डैड का कहना था कि वो अच्छे से काम करे और सेम यही थिंकिंग थी डी की भी। डी जॉय से कहती है कि वो अपने काम पर फोकस करे और खूब मेहनत करे। जॉय डी के नज़रों में अच्छा बनना चाह रहा था, इसी वजह से उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, जबकि उसके दिल में टूर के लिए काफ़ी नफरत हो चुकी थी कि ये मुझे अपनी कंपनी से दूर भगाने की फिराक में है। इसके अलावा जॉय को और भी ज़्यादा बुरा लगता है जब उसे डी की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ता है। वो समझ जाता है कि ये सब किसने किया होगा। आगे वो एम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर जॉय एम से कहता है कि डॉक्टर डी को परेशान करना बंद कर दो। तो एम का कहना था उसने मुझे तुमसे इतनी आसानी से छीन लिया और मैं उसे थोड़ा सा परेशान भी नहीं कर सकती हूँ, इतनी भी तो बुरी नहीं हूँ, थोड़ा सा तो करने दो। जॉय स्माइल करते हुए एम को धमकी देता है कि अगर तुमने डॉक्टर डी को परेशान करने की कोशिश की तो शायद ये वीडियो तुम्हारे काम आए, और वीडियो शो करता है जिसमें एम अपनी मॉम को देखती है। वो जॉय से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो डी को परेशान नहीं करेगी, लेकिन इसके बदले में वो उसकी मॉम को हर्ट ना करे। तब जॉय कहता है तुम जितनी ज़्यादा दूर रहोगी डॉक्टर डी से तो समझो उतनी ही दूर प्रॉब्लम्स रहेंगे तुम्हारी मॉम से। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहती हो। सिटी से बाहर जाने से पहले जॉय एक बार डॉक्टर डी को विज़िट करने के लिए आता है। डॉक्टर डी बताती है कि वो सिम कार्ड उसके बारे में मालूम पड़ गया है, लेकिन अभी उस बंदे को नहीं पकड़ा गया है जिसने उस सिम कार्ड को यूज़ किया था। डी जॉय को बताती है कि इन सब में टूर ने उसकी हेल्प की। टूर का नाम सुनते ही जॉय को बुरा लगता है। डी के पूछने पर जॉय कहता है एक्चुअली जब तुम मेरे सामने किसी और बंदे का नाम लेती हो तब मुझे जेलसी फील होती है। डी जॉय की तरफ देखने लगती है, हाँ क्या कह रहे हो? तब जॉय स्माइल करते हुए कहता है एक्चुअली मुझे जब जेलसी होती ना तो मेरा सर पकड़ लेता है, देखो कितना ज़्यादा गर्म लग रहा है मुझे फीवर होने वाला है। जिस पर डी स्माइल करते हुए कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो जॉय। जॉय वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो डी को फ्लाइंग किस देता है। गिफ्ट के पास एक पार्सल आता है। गिफ्ट बताती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है। बाद में जब वो पार्सल ओपन करती है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये गिफ्ट किसी और ने नहीं बल्कि जॉय ने भेजा है। वो जब उस बॉक्स को ओपन करती है तब उसमें केक था जो कि गिफ्ट खाना चाहती थी, लेकिन ये केक बहुत ज़्यादा दूर मिलता था, लेकिन जॉय ने कुछ सेम मिलता जुलता केक गिफ्ट को ऑफ़र किया था। टूर के कहने पर टॉम कंपनी में सिर्फ काम पर फोकस कर रही थी और जॉय टॉम से बात करने के लिए आता है कि वो कुछ टाइम के लिए कंपनी से दूर जा रहा है। टॉम अपना रास्ता बदलती है तो जॉय उसे रोकता है और उसके बालों में कुछ फंसा हुआ था वो निकालता है। अब टॉम वहाँ से जाने वाली थी। जॉय उससे कहता है कि उसके बाल बड़े ज़्यादा सॉफ्ट हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा नाइस है। जॉय के मुंह से टॉम अपनी तारीफ़ें सुनती है, उसे अच्छा लगता है। वो वहाँ से चली जाती है स्माइल करते हुए। टूर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी मॉम आती हैं। टूर मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुकीज़ बनाया है डॉक्टर डी के लिए, मैं देना चाहती हूँ। वो बहुत स्वीट गर्ल है, उसने मेरी हेल्प की थी, तो तुम मुझे लेकर चलोगे ना डॉक्टर डी के पास? टूर कहता है मॉम अब आपने कह दिया तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, और अपनी मॉम को डॉक्टर डी के पास लेकर आता है।
कुकीज़ मिलने पर डॉक्टर डी टूर की मॉम को थैंक्स बोलती हैं। मॉम कहती है कि थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी हेल्प की थी ना, बस इसी वजह से। टूर इतने दिनों में डॉक्टर डी को अच्छे से जान और पहचान चुका था कि वो लड़की बहुत अच्छी है, दिल की बुरी नहीं है। लेकिन जॉय वो तो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है। कहीं हर बार की तरह इस बार भी वो डॉक्टर डी के इमोशन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। इसी वजह से टूर डॉक्टर डी को सजेस्ट करता है कि वो जॉय के पास्ट के बारे में जाने। लेकिन डॉक्टर डी का कहना था कि जॉय पर वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है कि उन्हें जॉय का पास्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। जॉय बहुत ही अच्छा लड़का है। आगे डॉक्टर डी गिफ्ट से मिलती है, गिफ्ट जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो डी अपनी सारी बातें गिफ्ट से शेयर करती थी और वो टूर के भी बारे में पूछती है। तब यहाँ पर गिफ्ट बताती है कि टूर जैसा दिखता है, एक्चुअल में वो वैसा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। टूर ने एक लड़की को डेट करना शुरू किया था, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कम से कम 10 सालों तक तो वो एक दूसरे को डेट करते रहे, लेकिन उसके वेडिंग डे पर ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद क्या, फिर टूर ने कभी भी अपनी लाइफ में किसी लड़की को डेट नहीं किया। और वो जिस तरीके से तुम देख रही हो खड़ूस बनकर रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो वैसा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा नाइस है। जॉय और गिफ्ट दोनों ही कंपनी के काम के सिलसिले में बाहर आए हुए थे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जॉय गिफ्ट को रिसीव करने के लिए जाता है, जहाँ पर गिफ्ट ने हील को पहना हुआ था, वो सही से चल नहीं पा रही थी। इसी वजह से जॉय उसे अपने बैक साइड पर ले लेता है और उसे दूसरी कार में लाकर वो बैठाता है, क्योंकि गिफ्ट की कार खराब हो चुकी थी। इस बारिश की वजह से गिफ्ट पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी, जहाँ पर जय एक केयरिंग बॉय की तरह अपनी जैकेट निकालता है और गिफ्ट के ऊपर उड़ा देता है। इसके अलावा जॉय गिफ्ट से परमिशन लेता है कि क्या वो उसके बालों को सुखा सकता है। गिफ्ट की परमिशन देने पर वो उसके बालों को भी सुखा रहा होता है और गिफ्ट उसे थैंक्स बोलती है। गिफ्ट जब होटल में पहुंचती है तब वो जॉय के ही बारे में याद कर रही थी कि कितनी अच्छी तरीके से उसने गिफ्ट को ट्रीट किया था। लेकिन सडनली उसे याद आता है कि डी का बॉयफ्रेंड है जॉय, वो ऐसा कैसे सोच सकती है। जॉय के ना रहने पर डी जॉय की मॉम को देखने के लिए आती है, जहाँ पर जॉय की मॉम का कहना था तुम्हें सिर्फ डॉक्टरी ही आती है या फिर घर के काम काज और किचन भी संभालने आता है। डी कहती है ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत आता है। जॉय की मॉम स्माइल करने लगती है, थोड़ा बहुत दिखाओ तो ज़रा कितना थोड़ा बहुत आता है। उसके बाद क्या, डी अपने हाथों का हुनर दिखाना स्टार्ट करती है और जॉय की मॉम के लिए फूड बनाती है और टेस्ट करने के लिए कहती है। जॉय की मॉम टेस्ट करती है, उससे पहले सर्वेंट बोल पड़ती है सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, और जॉय की मॉम को भी काफ़ी अच्छा लगा था। तभी अचानक से उन्हें बैड न्यूज़ मिलती है कि उनके हस्बैंड की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। डी उन्हें हॉस्पिटल में लाती है, उनका ट्रीटमेंट करती है और जॉय की मॉम को बताती है कि सब कुछ ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकती है। अब यहीं से ही जॉय की मॉम भी डी से इम्प्रेस हो जाती है कि उनके बेटे ने बहुत ही अच्छी बहू ढूंढा है। टूर अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आया था उनके हेल्थ चेकअप के लिए, जहाँ पर वो डी से मिलती हैं। मॉम डी को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें चलती है, जो देख कर के जॉय की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो जब घर आती है तब वो अपने बेटे को सब कुछ बताती है कि हॉस्पिटल में डी से कोई टूर नाम का बंदा मिला था और उसकी मॉम भी। मुझे उसका मिलना काफ़ी अजीब लग रहा था, उस लड़के की आंखों में मैंने कुछ तो देखा है। जब यहाँ पर जॉय को मालूम पड़ता है कि टूर और डी एक साथ थे तब उसे बुरा लगता है और वो अपनी मॉम को बताता है कि हॉस्पिटल में जिस टूर नाम के बंदे से वो मिली थी वही टूर उसका बॉस है। वैसे जॉय की लाइफ में न जाने कितनी लड़कियां आई और चली गई, लेकिन जॉय को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन डी को खोने का फ़र्क उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो डी को खोना नहीं चाह रहा था। इसी वजह से वो टॉम के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि वो काम पूरी तरीके से फिनिश कर चुका है। अब उसके पास कोई काम नहीं था तो उसे टॉम की याद आ रही थी। टॉम को काफ़ी अच्छा लगता है कि जॉय की यादों में टॉम है, लेकिन तभी उसे टूर की बातें याद आती है और वो कॉल को कट कर देती है। जॉय अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका है। मॉम जॉय से कहती हैं वैसे डॉक्टर डी से तुम कब तक शादी करने वाले भी हो या नहीं, जिस पर जॉय कहता है ऑफ कोर्स मॉम, मुझे डॉक्टर डी से ही शादी करनी है, बट आप ये सब क्यों पूछ रही हैं। जिस पर जॉय की मॉम का कहना था फिर जल्दी करो, मैं भी डॉक्टर डी को एज अ बहू एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। तो अब जबकि तुम मान चुके हो तो मैं पंडित जी से बात करती हूँ और शादी की डेट निकलवाती हूँ। जॉय खुश हो जाता है। उसके बाद जॉय फ्लावर्स वगैरह ले करके डॉक्टर डी के पास जाता है, क्योंकि उन दोनों को शादी में जाना था। डॉक्टर डी की फ्रेंड थी, जिस पर जॉय डॉक्टर डी की काफ़ी तारीफ़ करता है कि वो आज बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हैं और उनकी स्माइल तो काफ़ी नाइस लग रही है। अब जबकि डॉक्टर डी की स्माइल इतनी ज़्यादा नाइस लग रही थी तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जॉय उन्हें हग भी करता है। आगे जॉय और डॉक्टर डी को शादी हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ जॉय की एक्स गर्लफ्रेंड एमपी आई हुई थी। उसे बुरा लगता है। टूर भी अपनी बहन और अपनी मॉम के साथ वहाँ पर आया हुआ था शादी को अटेंड करने के लिए। उन दोनों को एक साथ देखता है
तब जॉय से कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। जॉय का कहना था वो अपने होने वाली वाइफ के साथ उसकी फ्रेंड की वेडिंग को अटेंड करने के लिए आया है। साथ ही टूर को टीज करते हुए वो कहता है एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी होने वाली वाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रेटी है ना, बस दूसरे लोगों से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। वैसे बाय द वे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर टूर कहता है मेरी बहनें बहुत ज़्यादा क्यूट है ना और इनोसेंट भी, और साथ ही वो लोग अभी सिंगल भी हैं, तो मैं भी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हारे जैसे प्ले बॉय उनके लाइफ को बर्बाद ना करें। जॉय कुछ टाइम के लिए बाहर चला गया था, डी अकेली थी। टूर उसके पास जाता है और उससे पूछता है वैसे मैंने सुना है तुम दोनों शादी करने वाले हो। मैं तो हमेशा तुम्हें लास्ट टाइम तक भी मना करते रहूँगा कि जॉय जैसे लड़के से शादी ना करो, लेकिन तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं बस यही प्रे करूँगा कि अगर तुम सच में जॉय से शादी करो तो लकी साबित हो ताकि जॉय तुम्हें प्यार करे, वरना जॉय जिस टाइप का लड़का है उसकी लाइफ में लड़कियां बदलती रहती हैं। इधर जॉय एम के साथ था। जॉय को लग रहा था कि एम इस वजह से आई है ताकि वो डॉक्टर डी से रिवेंज ले सके, जिस पर एम कहती है ज़रूरी नहीं है, जिस तरह तुम अपने होने वाली वाइफ के साथ आए हो ना, वैसे मेरे पास भी तो एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ यहाँ पर आई हूँ। और वैसे भी वो सिर्फ डॉक्टर डी की फ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी भी फ्रेंड है और उसने मुझे इन्वाइट किया है। तो तुम ज़रा अच्छा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ब्रेकअप के बाद तुम्हें मेरी याद आ रही हो? क्या फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हो? जिस पर जॉय उसका मुंह ही पकड़ लेता है मैं तुम्हारी बकवास भरी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ, बस तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ, डॉक्टर डी से दूर रहना। जॉय एम को सबक सिखा करके वहाँ से जाने वाला था, लेकिन सामने से वो टॉम को देख लेता है। टूर के मना करने के बाद भी वो टॉम के ही पास जाता है। वैसे इन कपड़ों में काफ़ी प्रीटी लग रही हो, यहाँ बाहर क्यों हो, अंदर क्यों नहीं गई? टॉम के देखने पर जॉय कहता है ओह अच्छा समझ गया, टूर की वजह से तुम मुझसे बात नहीं करोगी, कोई बात नहीं। लेकिन उन दोनों को कोइंसिडेंटली टूर देख लेता है। उसके बाद टूर जॉय से पूछता है तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे थे मैंने मना करने के बाद भी? जॉय स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारी बहन? वैसे कौन सी वाली बहन, टॉम, गिफ्ट या फिर शिन? वैसे पहले क्लियर तो करो मैं किसके साथ था। जिस पर टूर को गुस्सा लगती है, वो जॉय को मारता जॉय स्माइल करने लगता है वैसे मेरी गलती क्या है? और हाँ, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते हो, बॉस ज़रूर हो, लेकिन ये वेडिंग की प्लेस है, देखो कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो ज़रा बॉस जी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखो, कहीं लेने की देनी न पड़ जाए। जॉय डी को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम शादी की प्लानिंग कर रही हैं और बहुत जल्द वो डी के घर पर आ करके शादी के बारे में बात भी करेंगी। जिस पर डी थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। जॉय कहता है तुम ब्लश कर रही हो और काफ़ी शाय भी फील कर रही हो, और ये कहते हुए उसके हाथों पे किस कर लेता है कि इस कंडीशन में तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। टूर की मॉम डी के पास कॉल करती है उसे लंच पे बुलाने के लिए, तब डी मना कर देती है कि उसे कैंपिंग के लिए जाना है, कल वो नहीं आ पाएगी और आज वो बिजी है। जॉय के हाथ में वाइन का गिलास था और साथ ही वो टॉम की तीनों बहनों के बारे में सोच रहा था। जॉय की मॉम डी को अपने साथ टेम्पल पर लेकर गई हुई थी और उसके बाद कहती है चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, जिस पर डी मना कर देती है आंट मैं आती ज़रूर, लेकिन मुझे थोड़ा मेडिकल कैंप के लिए बाहर जाना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। जिस पर जॉय की मॉम कहती है ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ जाएंगे। टॉम शॉपिंग कर रही थी जहाँ पर उसके पैर में मोच आ गई थी। जॉय उसकी हेल्प कर रहा था और उसे उसके अपार्टमेंट तक कभी ड्रॉप करता है। तभी टूर का कॉल आ जाता है। अब टॉम नहीं बताना चाह रही थी कि जॉय उसी के ही अपार्टमेंट में है, तो इसी वजह से वो शांति से बात कर रही थी, जहाँ जॉय सुन लेता है कि ये टूर का कॉल है। उसके बाद क्या, जॉय जानबूझकर अपनी वॉइस टूर तक पहुँचा देता है, जिस पर टूर को डाउट होने लगता है। टूर के पूछने पर टॉम झूठ बोल देती है भाई आपने जिसकी वॉइस सुना है वो इस होटल के एम्प्लॉय थे, बस किसी काम से आए हुए थे, वो जा चुके हैं। लेकिन टूर को पूरे सबूत के साथ देखना था, इसी वजह से वो टॉम से कहता है कि मैं वीडियो कॉल करूं तो मुझे पूरा रूम चेक करवाओ। बेचारी टॉम बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी वीडियो कॉल पर, कहीं टूर जॉय को देख न ले, और इस चक्कर में जॉय जाकर के वॉशरूम में छुप जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जब टूर टॉम को वीडियो कॉल करता है तब टॉम उसे पूरा रूम चेक करवाती है, इवन कर्टन्स वगैरह को भी हटवा कर टूर चेक करता है, और उसके बाद वो वॉशरूम में जाने के लिए कहता है कि मुझे तुम्हारा वॉशरूम भी चेक करना है। लेकिन वहाँ पर जॉय था ही नहीं, जिसकी वजह से टूर कॉल को कट कर देता है। एंड तब यहाँ पर दिखाया जाता है जॉय उस वक्त टॉम के ही पास था, वो नीचे बैठा हुआ था, जिसकी वजह से वो कैमरे में नहीं आया था। टॉम जॉय से पूछती है कि आखिर मेरा भाई तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है, जिस पर जॉय कहता है मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब बात आ चुकी है तो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक्चुअली जिस लड़की को तुम्हारा भाई डेट कर रहा था वो मुझे डेट करने लगी थी, शायद इसी वजह से तुम्हारा भाई मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है।
टूर की मॉम टूर को अपने साथ एक मॉल लेकर आई हुई थी जहाँ पर डी का मेडिकल कैंप लगा हुआ था। मॉम डी से कहती है, अब यहाँ तक आ ही चुकी हूँ तो क्यों ना अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लूँ, उसके बाद लंच के लिए चलेंगे। वैसे हाँ डी, तुम्हें भी लंच के लिए मैं लेकर चलूँगी, छुट्टी तो मिलेगी ना लंच टाइमिंग में, तो तुम मेरे साथ चलना। टूर की मॉम ने इतने प्यार से डी को कन्विंस किया था तो डी को कन्विंस होना ही था, वो मान जाती है। लेकिन टूर था तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आगे सभी को होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर टूर की मॉम टूर से कहती है कि प्लेट्स काफ़ी दूर रखी हुई हैं, क्या तुम डी की प्लेट में फूड सर्व कर सकते हो। जिस पर डी मना कर देती है, नहीं आंट, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे लिए कोई फूड सर्व करे। जिस पर टूर कहता है, हाँ तुम्हें अच्छा कैसे लगेगा, बस अगर कोई अच्छा लग रहा है तो जॉय अच्छा लग रहा है। जिस पर डी भी भड़क जाती है, क्या तुम मेरी इंसल्ट के लिए मुझे यहाँ पर बुला के लेकर आए हो। डी खाना नहीं खा रही थी। जिस पर टूर कहता है, मुझे मालूम पड़ता कि मेरा टाइम सिर्फ वेस्ट होने वाला है तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता, जिसकी वजह से डी को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। आगे जब टूर अकेला था, मॉम उसके पास आती है, ये तुमने क्या किया टूर, मैं तो कुछ और करना चाह रही थी और तुम दोनों के बीच में कुछ और ही हो गया है। तब यहाँ पर टूर अपनी मॉम की कन्फ्यूज़न को दूर करता है, मॉम जैसा आप मेरे और डी के बारे में सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ऑलरेडी डी के लाइफ में उसका बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। जिस पर मॉम कहती है, क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि डी की लाइफ में बॉयफ्रेंड है और शादी करने वाली है। मैं तो बहुत बड़े बड़े सपने सजा चुकी थी कि मैं उसे अपनी बहू बना कर लेकर आऊँगी। वैसे तुमने क्या कहा है, शादी नहीं हुई ना, बस उसका बॉयफ्रेंड है ना, तो फिर क्या, बॉयफ्रेंड को साइड करो और उसे मेरी बहू बनाओ। जिस पर टूर कहता है, मॉम ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तब मॉम स्माइल करने लगती है, पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसका मतलब तुम भी डी को लाइक करते हो ना। तब टूर कहता है, मॉम प्लीज़ गलतफहमी मत पालिए, मैं उस साइको को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। मॉम स्माइल देती हैं। टूर डी के पास कॉल करता है, जिस पर डी कहती है, क्या कुछ बाकी रह गया था मुझे सुनाने के लिए, तो सुना सकते हो। जिस पर टूर कहता है, नहीं कुछ सुनाना नहीं है, मॉम ने कुछ फाइल्स दिए जिन पर तुम्हारी साइन चाहिए, हॉस्पिटल में रख रहा हूँ, साइन कर देना। जब डी उसे कहती है कि वो सोने के लिए जा रही है, वो कल साइन कर देगी, तब यहाँ पर टूर उसे गुड नाइट विश कर देता है। लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया है, वो दोबारा से कॉल बैक करता है और उसके बाद अपनी सफाई देने लगता है, देखो मेरा गुड नाइट बोलने का मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी मॉम और अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, एवरी नाइट मैं उन्हें गुड नाइट विश करता हूँ, तो इसी वजह से मेरे मुँह से निकल गया, तुम्हारे लिए नहीं था। जिस पर डी स्माइल करने लगती है कि इसे बहाने बनाने भी आते हैं और इसके बाद वो फर्स्ट टाइम टूर का नंबर सेट करती है गिफ्ट के कज़न के नाम से। इधर गिफ्ट जॉय के पास कॉल करती है और उससे कहती है, मैंने मूवी की 2 टिकट्स लिए, क्या तुम चलना पसंद करोगे। जॉय स्माइल करते हुए कहता है, एक बात पूछो, तुम मुझे बता रही हो या ऑफ़र कर रही हो। जिस पर गिफ्ट कहती है, ऑफ़र ही कर रही हूँ, क्या चलोगे। नेक्स्ट डे दोनों मूवी देखने के लिए निकल पड़ते हैं। गिफ्ट काफ़ी खुश थी तो वहीं पर सामने से डी आ जाती है। डी अपने मेडिकल कैंप के लिए वहाँ पर आई हुई थी। अब डी के आ जाने की वजह से गिफ्ट का प्लान पूरी तरीके से चौपट हो जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। गिफ्ट को काफ़ी बुरा लग रहा था। आगे जॉय डी के साथ था और उसे बताता है कि जब भी वो डी को देखता है उसकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्या वो उसका चेकअप कर सकती है। और साथ ही उसे शादी के भी बारे में बताता है कि अगले 2 हफ्तों के बाद का मुहूर्त निकला है और इसके बारे में सुन लेती है गिफ्ट। अनफॉर्चुनेटली वो गिफ्ट को देख लेता है, उसके पीछे जाता है। गिफ्ट जॉय से कहती है, क्या तुम सच में डी से शादी करने वाले हो। तब यहाँ पर जॉय कहता है, वैसे तुम क्या चाहती हो, क्या मैं डी से शादी ना करूं। जिस पर गिफ्ट कहती है, नहीं मैं ऐसा तो नहीं चाहती हूँ। जॉय कहते, तुम्हारे फेस पे मैं साफ साफ देख रहा हूँ, अगर सच्चाई सच में यही है तो फिर क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में एक चांस देना पसंद करोगी। जिस पर गिफ्ट कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम डी के पास जाओ। टॉम घर देर से आती है और उसके अंदर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे थे जिसकी वजह से टूर परेशान था। टूर टॉम से कहता है, क्या उसकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड आया है जिसकी वजह से उसकी डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। जिस पर टॉम कहती है, भाई आपके कहने के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं ही गलत लग रही हूँ। आप मुझे लेकर के इतना ज़्यादा परेशान मत होया करें, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपनी लाइफ के फैसले मैं कुछ ले सकती हूँ। टॉम की बातें सुनने के बाद टूर कहता है, तुमने अपने ही मुँह से कह दिया है कि तुम अब बड़ी हो गई हो। अब जबकि तुम बड़ी हो गई हो तो इसकी वजह से मुझे तुम्हारे लिए और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो कि बैंकॉक जाने वाला है, इसी वजह से वो डी के पेरेंट्स से मिलने के लिए आया हुआ था। ज़्यादा टाइम तो उनसे नहीं मिलता है, लेकिन उनके बीच में टूर के नाम की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देता है और वहाँ से जाने वाला था। जिस पर डी के भाई का कहना था,
ये टूर कौन है? डी जॉय की मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उनके घर पर आई हुई थी, जहाँ पर जॉय की मॉम डी से पूछती है कि क्या उसकी और जॉय की बातें हुई है, जिस पर डी अपसेट होते हुए कहती है कि काफ़ी टाइम से उसने जॉय से बात नहीं किया है। वो दिन भर में न जाने कितनी बार कॉल करती है, लेकिन जॉय शायद अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। हो सकता है जब वो फ्री हो तब वो उसे कॉल बैक करे। एक माँ अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती और पहचानती है। जॉय की मॉम भी अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की लाइफ से डी जैसी लड़की गायब हो जाए। इसी वजह से वो डी से प्रॉमिस लेती है कि जिस तरीके से वो जॉय पर ट्रस्ट कर रही है, हमेशा इसी तरीके से वो जॉय पर ट्रस्ट करती रहे। टूर किसी इवेंट में जा रहा था, जहाँ पर वो टॉम को भी साथ चलने के लिए कहता है। टॉम मना कर देती है, नहीं भाई मुझे नहीं जाना है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। जिस इवेंट में टूर जाने वाला था, उसी इवेंट में जॉय और गिफ्ट दोनों एक साथ आए हुए थे। सारे लोग उनकी फ़ोटोज़ ले रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उन दोनों को पहचान जाते हैं, लेकिन उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस बात को लेकर के कि हो सकता है दोनों बिजनेस के रिलेटेड आए हुए हों। गिफ्ट टूर को देख लेती है कि इस इवेंट में उसका भाई भी आया, वो डर जाती है और टूर गलती से जॉय से मिल बैठता है। और जब जॉय से पूछता है कि वो यहाँ पर किसके साथ आया है, जिस पर जॉय कहता है बस किसी के साथ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। तब यहाँ पर टूर स्माइल करने लगता है। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी न जाने कितनी सारी गर्लफ्रेंड थी, वैसे किस गर्लफ्रेंड के साथ आए हो, क्या डॉक्टर डी है? जिस पर जॉय कहता है अब ये सारी बातें छोड़ो भी, इतने अच्छे मूड में हूँ मैं, तो चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। गिफ्ट जॉय के पास आती है और उसे बताती है कि इस इवेंट में उसका भाई टूर भी आया है, वो लोग वहाँ से चले। जिस पर जॉय कहता है परेशान मत हो, टूर यहाँ से जा चुका है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जॉय गिफ्ट को ड्रॉप करने के लिए जाता है। गिफ्ट जॉय से कहती है कि ये सब कब तक चलेगा, ऐसे कब तक हम करेंगे। तब यहाँ पर जॉय कहता है अगर तुम चाहो तो मैं पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता सकता हूँ हमारे रिलेशनशिप के बारे में। टूर की कंपनी में एक इवेंट था जहाँ डेकोरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों पे चल रही थी। मॉम टूर से पूछती है डी को तुमने बताया था इवेंट में आने के लिए? इस पर टूर कहता है मॉम मैं भूल गया था। मॉम कहती है अभी जाओ और डी को इन्फॉर्म करो। जॉय और टॉम ने मिल करके सारे स्टाफ के लिए कॉफ़ी बनाया था, जहाँ पर गिफ्ट जॉय के हाथों से कॉफ़ी ले लेती है, तो वहीं पर टॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और गुस्से में कॉफ़ी फेंक देती है गिफ्ट के मुंह पर। लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है उसे कि ये तो सिर्फ वो ड्रीम देख रही थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। टूर इवेंट में आए हुए सारे गेस्ट का अच्छी तरीके से वेलकम कर रहा था एंड तभी वहाँ पर डी आ जाती है। डी अपसेट थी क्योंकि वो इस इवेंट में आना नहीं चाह रही थी, लेकिन टूर की मॉम के फोर्स करने पर उसे आना ही पड़ा था। टूर की मॉम सारे लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये डॉक्टर डी है, जो कि उनकी रेगुलर डॉक्टर है, काफ़ी अच्छी भी है। जॉय तो पहले से उसी कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पर डी को वो अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा था। डी और जॉय को एक साथ देख करके टॉम को अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से वो टूर से कहती है कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो बाहर जा रही है। इधर गिफ्ट ने तो जॉय की वजह से रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। डैड के आने पर गिफ्ट और ज़ोर से रोने लगती है। डैड मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लेकिन प्यार के हाथों मजबूर हो करके बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं जानती हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, लेकिन मेरे दिल पर काबू नहीं रहा। डैड मुझसे प्यार करती हूँ, जॉय से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसे मैं किसी भी कंडीशन में खोना नहीं चाहती हूँ। डैड आपने तो हर विश मेरी पूरी की है ना, मुझे जॉय चाहिए, उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। डैड को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि उनकी बेटी जॉय को पसंद करती है और उससे प्यार करती है, फिर क्या, डैड भी भावनाओं में बह जाते हैं और गिफ्ट से कहते हैं कि वो जॉय को अपना सन इन लॉ बनाकर रहेंगे। यह है डॉक्टर डी का छोटा भाई की, जो एक इवेंट में आया था जहाँ पर वो जॉय के साथ एक लड़की को देखता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टूर की कज़न सिस्टर रहती है, जिसका नाम शीन है। उन दोनों को रोमांस करते हुए देख करके कि उन लोगों को वीडियो बना लेता है, ताकि सबूत के तौर पर वो अपनी बहन डी को दिखा सके कि उसका होने वाला हस्बैंड कितना बेकार है। टूर के बुलाने पर गिफ्ट उससे मिलने के लिए गई थी। टूर को मालूम पड़ चुका है कि जॉय के प्यार के झांसों में गिफ्ट भी आ चुकी है। इसी वजह से एक स्टोरी बना करके वो गिफ्ट के सामने बताता है और उसे संभालने के लिए कहता है। तब गिफ्ट कहती है भाई ये तो बस एक स्टोरी है ना। तब टूर कहता है ये स्टोरी नहीं, रियल स्टोरी है। मैं तुम्हारी डॉक्टर डी और उस जॉय की बात कर रहा हूँ। जॉय बहुत ही घटिया किस्म का है, उसे सिर्फ लोगों के दिलों से खेलना आता है, प्यार करना उसने सीखा है नहीं, बस वो शॉर्टकट में अमीर बनना चाहता है और तुम उसकी सीढ़ी बन रही हो, तुम्हारी लाइफ को सिर्फ बर्बाद कर देगा, मत करो ऐसा। लेकिन गिफ्ट के सर पर तो जॉय के प्यार का भूत सवार था, वो तो उसकी एक नहीं सुनती है। तभी शीन आ जाती है।
अब शिन यहाँ पर टूर को बताती है कि उसने प्लानिंग के अकॉर्डिंग जॉय का पीछा किया और कुछ टाइम उसके साथ रही और उसे मालूम पड़ा कि जॉय एक प्ले टाइप का लड़का है। तो वो गिफ्ट को सजेस्ट करती है कि टूर बिल्कुल सही कह रहा है, भले ही वो हमारा रियल ब्रदर नहीं है, कज़न ब्रदर है, लेकिन आज तक उसने वही किया है जो हमारे लिए अच्छा रहे, तो फिर तुम उसे गलत कैसे समझ सकती हो। गिफ्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वक्त टूर सही कह रहा है, जॉय बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन यहाँ पर बजाय समझने के गिफ्ट तो उन दोनों पे ही भड़क जाती है। तुम दोनों ने मिल करके जानबूझ करके जॉय के साथ गेम खेला, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जॉय और मेरा रिलेशनशिप टूट जाए। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मैं किसी को भी जॉय और अपने बीच में नहीं लाऊंगी, कहकर गुस्से में चली जाती है। शिन अपसेट थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो गिफ्ट को सही रास्ता नहीं दिखा पाए। तब टूर शिन से कहता है, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने उसे रास्ता दिखाने की कोशिश की, अब वो देखना नहीं चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे गिफ्ट जॉय के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है कि उन दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए टूर और शिन ने मिलकर क्या किया। अब यहाँ पर जॉय को पहले से ही हिंट मिल चुका था, तो इसी वजह से वो गिफ्ट के सामने इनोसेंट बनता है और बताता है कि मैंने तो शिन को बस लिफ्ट दिया था, वो जब कंपनी से वापस जा रही थी तो बस तुम्हारी सिस्टर समझकर मैंने उसे लिफ्ट दिया था और कुछ भी नहीं। कि अपनी सिस्टर टी के पास आता है और कहता है, देखो अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ शांति से सुनना, हाँ ठीक है, और समझदारी से काम लेना। तुम मेरी सिस्टर हो, स्ट्रांग हो ना, वीक बिल्कुल नहीं हो ना। तब डी कहती है, बताओ भी तो सही, क्या बताना चाहते हो। तब कि उसे वीडियो शो करता है और जॉय के भी बारे में बताता है कि जॉय बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, वो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है। मैं बिल्कुल भी अपनी सिस्टर की शादी ऐसे पर्सन से नहीं होने दूंगा जो कि एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, प्लीज़ तुम उससे ब्रेकअप कर लो। जॉय की सच्चाई जानने के बाद डी को पूरी रात नींद नहीं आती है, उसे सिर्फ और सिर्फ टूर की ही बातें याद आती है। टूर ने उसे बार बार वार्न करने की कोशिश की थी, लेकिन जॉय के प्यार में अंधी हो चुकी थी उस वक्त डी। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि टूर सही कह रहा था। नेक्स्ट डे जॉय जब डी से मिलने के लिए आता है, उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाने आता है, तब डी उसे सब कुछ बता देती है कि उसके बारे में उसे सब कुछ मालूम पड़ गया है। वो ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जिसकी लाइफ में लड़कियों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज मैं हूँ तो कल कोई दूसरी। इसी वजह से वो जॉय से ब्रेकअप कर लेती है। हॉस्पिटल में टूर की मॉम डी से मिलने के लिए आती है। काफ़ी वेट के बाद नर्स से पूछती है, नर्स उन्हें बताती है कि आज तो डी हॉस्पिटल में आई ही नहीं है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसने हॉस्पिटल से लीव लिया है। जब यहाँ पर टूर की मॉम को मालूम पड़ता है कि आज डी का बर्थडे है तो काफ़ी खुश होती हैं। टूर डी के पास कॉल करता है और उससे कहता है, मॉम ने कहा है तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए, हैप्पी बर्थडे। जिसे सुन करके डी स्माइल करने लगती है। तब टूर पूछता है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो। डी कहती नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ थैंक यू सो मच, ऐसा मेरी तरफ से आंट को बोलना। हाँ। टूर डी से पूछता है, तुम घर पर नहीं हो और ना ही तुम हॉस्पिटल में आई हो, आज तुम्हारा बर्थडे है तो सेलिब्रेशन वगैरह तो तुमने रखा होगा, क्या उसी प्लेस पर हो। वैसे तो मुझे एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा मॉम को लेकर के। तब यहाँ पर डी कहती है, एक्चुअली सेलिब्रेशन वगैरह मेरे घर में होता नहीं है, जब भी मेरा बर्थडे रहता है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बर्थडे पर मेरी मॉम डिनर में मेरी फेवरेट सारी चीज़ें बनाती हैं, तो क्या तुम आंट को लेकर के नाइट में मेरे घर पर आ सकते हो डिनर के लिए। तब यहाँ पर टूर मान जाता है, ठीक है मैं डिनर पर मॉम को लेकर के आ जाऊँगा। आगे डी को उसके सारे फ्रेंड्स मिल करके बर्थडे सरप्राइज़ देते हैं, जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे और डी कैंडल ब्लो करती है। सारे फ्रेंड्स एक साथ मिल करके बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और इन सारी फ़ोटोज़ को वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद गिफ्ट को भी मालूम पड़ जाता है कि आज उसकी बेस्टी डी का बर्थडे है। वो उसे बर्थडे विश करना तो चाह रही थी, लेकिन टाइप करके वो डिलीट कर देती है। गिफ्ट कहीं ना कहीं अब डी से जेलेसी फील करने लगी थी कि मैं और डी हमेशा साथ में रहे, लेकिन हर मामले में वो मुझसे आगे रही। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी और फिर जॉय, ये सब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं खुद आगे होना चाहती हूँ। जॉय की सर्वेंट डी के पास कॉल करती है और उसे कहती है, मुझे जॉय के कैलेंडर से मालूम पड़ा कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए कॉल की हूँ, हैप्पी बर्थडे। क्या बात है आजकल तुम घर क्यों नहीं आ रही हो। जिस पर डी कहती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में हूँ, बाद में आपको कॉल बैक करती हूँ। डिनर पर टॉम और उसकी मॉम तो आ चुके थे, जहाँ डी उनका अच्छी तरीके से वेलकम करती है और अपने भाई की से कहती है उन्हें अंदर ले जाने के लिए, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ टूर को ढूंढ रही थी। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर टूर भी आ जाता है। टूर को देख करके वो खुश हो जाती है। टूर उसे बर्थडे विश करता है। अब यहाँ पर डी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हर बार टूर ने उसे वार्न किया, लेकिन उसने उसकी बातों का कभी ट्रस्ट नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो यहाँ पर
टूर को थैंक्स बोलती है। उसके लाइफ को सेव करने के चक्कर में उसने बहुत स्ट्रगल किया था। तब यहाँ पर डी कहती है जॉय की सिर्फ एक तरफा बातों में वो आ गई थी और पागलों की तरह उससे प्यार करती थी। उसने सिर्फ और सिर्फ जॉय की बातें सुनी। उसने कभी टूर से पूछने की कोशिश नहीं की कि जॉय जो कुछ भी कह रहा था क्या वो सही था या झूठ था। अब डी टूर की भी बातें सुनना चाह रही थी कि आखिर टूर के लाइफ में क्या किया था जॉय ने। टूर उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से जिस लड़के से वो प्यार करता था उससे शादी करने वाला था वो, तो जॉय ने आ करके सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जॉय ने उसकी गर्लफ्रेंड को उसे छीन लिया था और शादी के एक दिन पहले ही उसे भगा कर लेकर गया था। आगे सभी को डाइनिंग टेबल पर एक साथ फन करते हुए दिखाया जाता है। डिनर के साथ साथ सारे लोग एक दूसरे की बातों को काफ़ी अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर टूर भी आज खुलकर स्माइल कर रहा था। गिफ्ट थोड़ा नर्वस फील कर रही थी और वो जॉय से कहती है क्या तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारी सिस्टर मुझे पसंद तो करेंगे ना, कहीं अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। तब यहाँ पर जॉय कहता है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे मॉम डैड है और मेरे मॉम डैड वही करते हैं जिसमें मेरी खुशी रहती है। अगर मैंने उनसे कह दिया मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ला कर देते हैं। तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम बहुत ही अच्छी हैं, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। तब यहाँ पर गिफ्ट कहती है फिर डी का क्या होएगा। तब यहाँ पर जॉय कहता है तुम उसके बारे में फ़िक्र मत करो, मैंने डी से ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है। और बात रही मेरी मॉम डैड की, तो मेरी मॉम तो बिल्कुल भी डी को पसंद नहीं करती थी, देखना वो तुम्हें ही पसंद करेंगी। आगे जॉय गिफ्ट को अपनी फैमिली वालों से इंट्रोड्यूस के लिए लेकर आता है, जहाँ पर गिफ्ट के साथ सारे लोग मिल करके अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। गिफ्ट में तो सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगा और ये सब कुछ जॉय की वजह से हुआ था। जॉय ने अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर को पहले ही गिफ्ट के भी बारे में बता दिया था और जब उन्हें मालूम पड़ा कि गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अमीर है, फिर क्या, उन्हें तो रिश्ते के लिए हाँ कहना ही था। घर वाले लालची जो थे। आगे नाइट में जॉय जब अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है कि गिफ्ट उन्हें कैसे लगी, तब मॉम जॉय से कहती हैं अच्छा मुझे ये बताओ, गिफ्ट तो तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन प्यार तो तुमने डी से किया था ना, तो अचानक से तुमने ये सब कब और कैसे कर दिया। तब जॉय कहता है हाँ मॉम, प्यार तो मैं डी से करता हूँ, लेकिन शादी मैं गिफ्ट से ही करूँगा। बहुत जल्द वो सारी चीज़ें मुझे मिलने वाली है जिसके लिए मैं आज तक भटक रहा हूँ। अब जॉय की मॉम जॉय से कहती है कि वो भले ही गिफ्ट से शादी कर ले, लेकिन उनके दिल में डी ने एक अलग ही जगह बना ली थी। जो प्यार वो डी से करती थी वो प्यार शायद ही वो कभी गिफ्ट से कर सकेंगी। गिफ्ट के डैड गिफ्ट के बारे में सारी फैमिली वालों को बता देते हैं कि उनकी बेटी को जॉय बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और वो जॉय से प्यार करती है और शादी के लिए उसके पेरेंट्स आज ही बात करने के लिए आने वाले हैं। टूर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गिफ्ट के डैड उसकी एक नहीं सुनते हैं और अपना फैसला सुना देते हैं कि उनकी बेटी सिर्फ और सिर्फ जॉय से ही शादी करेगी। जॉय के पेरेंट्स गिफ्ट के पेरेंट्स से बात करने के लिए आ जाते हैं और शादी की डेट वगैरह भी फिक्स करने के लिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका गिफ्ट को बेसब्री से इंतज़ार था। आज उसकी और जॉय की शादी थी। दोनों अपनी शादी को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो अपोजिट में डी की फ्रेंड उसके पास कॉल करती है और उसे गिफ्ट और जॉय की शादी के भी बारे में बताती है। डी को जो कि मालूम ही था पहले से। वो जब उन दोनों की फ़ोटो देखती है तब उसके आंखों से आंसू निकल जाता है, लेकिन फिर भी उसका यही कहना था जिसके नसीब में जो रहता है उसे ही मिलता है। और वो गिफ्ट को कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। जब वो बाहर आती है तब देखती है कि टूर उसके घर पर आया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। टूर को अपने घर पर देख करके डी काफ़ी परेशान थी कि आज उसकी कज़न सिस्टर गिफ्ट की शादी है और वो उसके घर पर आया हुआ है। डी टूर से इसका रीज़न पूछती है, जिस पर टूर कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बस इसी वजह से तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। जॉय और गिफ्ट की शादी हो चुकी थी। गिफ्ट अपने ससुराल आई हुई थी जहाँ पर सारे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उसे ट्रीट करते हैं, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और ये दोनों अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो वहीं पर टूर जब घर वापस आता है तब मॉम मुझसे पूछती है, तुम गिफ्ट की शादी में नहीं थे, तुम कहाँ गए थे? टूर कहता है, एक्चुअली मॉम मैं डी के पास गया था। जिस पर मॉम कहती है, डी के पास? टूर कहता है, हाँ, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली वो क्या है ना, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। जिस पर मॉम कहती है, टूर पहले पूरी बात तो बताओ, तुम वहाँ पर गए थे और क्या बात हुई? डी सोने के लिए जाती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे टूर की ही बातें याद आ रही थी। टूर ने जाने से पहले डी से कहा है कि जब भी उसे ऐसा लगे कि वो किसी प्रॉब्लम में है
और वो डी को याद कर सकती है, तो बेफिक्र हो करके वो उसके पास कॉल करे। डी का कॉल रिसीव करने के लिए टूर के पास 24 आवर्स हैं, जिस पर डी स्माइल करने लगती है। तब टूर कहता है, सच कह रहा हूँ, एक बार याद करके देखना, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जॉय खुश था कि गिफ्ट से शादी करके उसे बहुत सारे पैसे मिले। तो वहीं पर जॉय की मॉम उसे सारा चेक दिखा दिए कि ये चेक भले ही मिलियन का है, लेकिन चेक सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट ही तोड़वा सकती है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और मैं चाहती हूँ कि ये सारे चेक तुम अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाओ। आगे दिखाया जाता है माँ बेटे दोनों मिल करके अपनी मीठी मीठी बातों में गिफ्ट को अच्छी तरीके से फंसाते हैं और बहुत सारे पैसे उसके अकाउंट से निकलवा लेते हैं। टूर की मॉम जब टूर के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, तब टूर कहता है, मॉम इतने सारे सर्वेंट है ना, वो कर देते हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तब मॉम कहती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है, एक काम करो, तुम डी को इनवाइट कर लो ना। तब टूर मना कर देता है, नहीं मैं इनवाइट नहीं कर सकता हूँ। तब मॉम कहती है, एक तो पहले तुमने मेरी फ्रेंड जैसी बेटी टूर को ट्रिप पे भेज दिया है, अब घर में मैं अकेली हूँ तो बोर हो रही हूँ, इसी वजह से कह रही हूँ। इस पर टूर स्माइल करते हुए कहता है, मॉम टॉम सिर्फ 1 वीक के लिए गई है, आ जाएगी, फिक्र मत करो आप। जॉय और गिफ्ट की नई नई शादी हुई थी, तो दोनों कपल घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। टूर जो कि अपने कामों में लगा था, तो वहीं पर मॉम जबरदस्ती उसका फ़ोन ले लेती है। टूर के पूछने पर मॉम कहती है कि वो डी के पास कॉल कर रही है, और कॉल लगा भी देती है और ज़बरदस्ती टूर को दे देती है, बस बात करो कैसे भी, डी कॉल पर है। उसके बाद क्या, टूर को ना चाहते हुए भी डी से बात करने पड़ता है। और अगले सीन में टूर को मॉल में दिखाया जाता है। काफ़ी स्पीड से वो मॉल में पहुंचा था, क्योंकि जब उसने डी से बात की थी तब डी ने उसे कहा था कि वो मॉल में है और अगर टूर को फ्री टाइम में तो वो मॉल आ सकता है। तब इसी वजह से तो टूर भागा भागा सीधा मॉल पहुंचा है। टूर नोटिस करता है कि डी आज कुछ डिफरेंट लग रही है। जॉय के मॉम के पास जैसे ही हाथ में पैसे आए तो वैसे ही उनकी शॉपिंग स्टार्ट हो गई। और सबसे पहले वो ज्वेलरी लेने के लिए गई थी, जहाँ पर ज्वेलरी लेते टाइम वो टूर और डी को एक साथ देख लेती हैं। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। घर वापस आने के बाद जॉय की मॉम सबसे पहले जॉय के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि आज मॉल में उन्होंने डी को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी और उसका लुक भी चेंज था, मानो वो तो किसी पर बिजली गिराने के लिए जा रही है, वो इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। और साथ ही यहाँ पर मॉम ये भी बताती हैं कि वो किसी और से नहीं बल्कि टूर से ही मिलने के लिए गई थी रेडी शेडी होकर के, जिसे सुन कर के जॉय को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। आगे जॉय को दिखाया जाता है जो कि होटल में बैठा हुआ था, एंड तभी वो सामने टॉम को देख लेता है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि टॉम यहाँ पर क्या कर रही है। वो टॉम को फॉलो करता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब टॉम कहती है, ये घूमने की प्लेस है ना, तो मैं भी यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ। जिस पर जॉय कहता है, ये घूमने की प्लेस ज़रूर है, लेकिन ये कपल्स के लिए है, सिंगल लोगों के लिए नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आई हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने का मौका दो। क्या मैं आज रात तुम्हारे रूम तक आ सकता हूँ अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए? जिस पर ये पगली टॉम भी तैयार हो जाती है। डी अपने पेशेंट को देख करके वापस जा रही थी। जॉय की सर्वेंट उसे देख लेती है हॉस्पिटल में और दौड़ कर उसे हक करती है। सच बताऊँ, तुम्हें मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। वाह, वेरी नाइस, इन शॉर्ट ड्रेस में तो तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो, सच में कहीं तुम्हें मेरी ही नज़र न लगे। आगे जॉय की मॉम को दिखाया जाता है जो कि डी से सॉरी बोल रही थी अपने बेटे की बिहाफ में कि मेरा बेटा बहुत बड़ा पागल है जो उसने तुम्हें ठुकरा दिया। मेरे बेटे की बिहाफ में मैं तुमसे सॉरी कह रही हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, उसके लिए अपने दिल में कोई भी मलाल ना रखना। टूर ऑब्जेक्शन उठाता है इस बात को लेकर के जब उसे आगे मालूम पड़ता है कि गिफ्ट के डैड जॉय को अपना सन इन लॉ मान चुके हैं और बन भी चुका है, तो इसी वजह से वो उसे कंपनी में हाई पोजीशन पर रखना चाह रहे थे। तो वहीं पर टूर का कहना था कि इतनी जल्दी जॉय जैसे बंदे पर वो ट्रस्ट ना करें, और वैसे भी उसने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन नहीं किया है। लेकिन गिफ्ट के डैड तो जॉय को अपना फैमिली मेम्बर मान चुके थे और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जिसको ले करके टूर और अंकल में काफ़ी बहस भी हो जाती है। इधर जॉय को दिखाया जाता है जो कि टॉम के अपार्टमेंट में पहुंच चुका था और उससे उसी की कंप्लेंट कर रहा था। तुमने अगर मुझे इससे पहले हिंट दिया होता या मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश की होती तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता बल्कि तुम्हारे साथ होता। इधर गिफ्ट को एक रूम नंबर मिलता है, उसमें जब जाकर चेक करती है तब वो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखती है, लेकिन शक्ल नहीं देख पाती है और सडनली उसकी नींद टूट जाती है। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसने एक बैड ड्रीम देखा जहाँ पर जॉय कहता है कि उसका हस्बैंड उसके पास है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। टॉम जब ट्रिप से वापस आती है उसे देख करके मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, चलो थैंक गॉड मेरी बिछड़ी हुई फ्रेंड मुझे मिल गई, अब अच्छा लगने लगेगा। और यहाँ पर मॉम और टूर की तरह मालूम पड़ता है कि डॉक्टर डी आज उनके घर पर आ रही हैं। बाद में जब टॉम
अपनी मॉम और डी को एक साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखती है तब उसे बुरा लगने लगता है और इस वजह से वो टूर के पास जाती है। तुमने तो मुझे न जाने क्या क्या समझाया, क्या क्या सिखाया, लेकिन आज बात तुम्हारे ऊपर आई तो तुमने कुछ भी नहीं सीखा। जिस पर टूर टॉम से कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। तब टॉम कहती है, भाई ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरीके से देख सकती हूँ कि तुम किस तरीके से डॉक्टर डी के प्यार में गिर पड़े हो। और जब मेरा टाइम था तब तो मुझे लंबी चौड़ी लिस्ट थमाई गई थी ना कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, और खुद पर तो कोई लिस्ट नहीं। मैं जब जॉय से प्यार करती थी तब तो आपको जॉय बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ना। ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आया, इस वजह से क्योंकि उसने आपकी गर्लफ्रेंड को छीना था, इसी वजह से आपने मुझसे उसे प्यार नहीं करने दिया। गुस्से में टॉम ने खुद को लॉक कर लिया था। टूर के बोलने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मॉम आती है, ये सब क्या चल रहा है टूर, तुम जा करके डॉक्टर डी को हैंडल करो और मैं यहाँ पर मेरी बेटी को संभालती हूँ। मॉम के कहने पर टॉम डोर ओपन करती है और अपनी मॉम को टाइटली हग करके रोने लगती है कि जब मेरा वक्त था तब मुझे किसी ने नहीं समझा। आगे डी और टूर दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जिस पर डी कहती है, आज से पहले मैंने टॉम को कभी ऐसे नहीं देखा, फर्स्ट टाइम ऐसे देख करके मैं खुद भी परेशान हूँ। टूर डी को बताता है कि उसने अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉय के प्यार में उसे पढ़ने नहीं दिया और आज वो उसे ही गलत समझ रही है। जिस पर डी कहती है, तुम फिक्र मत करो, जिस तरीके से मैं समझ गई हूँ एक ना एक दिन तुम्हारी बहन भी समझ जाएगी। तब टूर कहता है, मेरी बहन तुमसे अलग है। जिस पर डी कहती है, चाहे जो कुछ भी हो तुम अपनी सिस्टर को अच्छे से हैंडल कर लोगे। गिफ्ट और जॉय दोनों घूम फिर करके गिफ्ट के घर पर आए हुए थे, जहाँ पर मॉम डैड गिफ्ट को लेकर के काफ़ी खुश थे क्योंकि उनकी बेटी जो खुश थी तो मॉम डैड को खुश होना ही था। गिफ्ट के डैड जॉय से कहते हैं कि वो उन्हें अंकल या बॉस कह के ना बुलाए बल्कि डैड कह के बुलाए। जॉय के घर पर आने से पहले ही गिफ्ट की एक पर्सनल मैड आ जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट के लिए काम करने वाली थी। यहाँ पर मैड को लग रहा था कि वो सारे घर वालों के लिए काम करेगी, लेकिन यहाँ पर सर्वेंट एक्सप्लेन कर देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट की मैड है और सिर्फ गिफ्ट के लिए काम करेगी, इसके अलावा वो एक काम को भी हाथ नहीं लगाएगी। कि ज़बरदस्ती करने पर डी उसके साथ बाहर आई हुई थी, दोनों फन कर रहे थे और गलती से की टकरा जाता है शिन से, जहाँ पर वो शिन को बताता है कि इससे पहले भी वो उससे मिल चुका है, लेकिन शिन को याद नहीं आ रहा था कि वो कब किससे मिली है। शिन की फ्रेंड के आने पर शिन वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन डी उसे देख लेती है और पहचान जाती है कि ये तो टूर की कज़न सिस्टर है और आगे उसका भाई सब कुछ बताता है कि उस दिन जॉय के साथ यही लड़की थी। जॉय और बाकी फैमिली वालों को जहाँ अलग ट्रीट मिल रही थी तो वहीं गिफ्ट को बहुत ही नवाबी वाली ट्रीट मिल रही थी। उसकी सर्वेंट सिर्फ उसी के लिए काम कर रही थी, सारे घर वाले बस गिफ्ट को ही देखे जा रहे थे। आखिर आई ही इतनी रिच फैमिली से जो थी। जॉय की सिस्टर को गिफ्ट का नेकलेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और उसकी काफ़ी तारीफ़ें करती है, जिस पर गिफ्ट बताती कि उसकी मॉम ने दिया था। जॉय जब कंपनी में आता है तब न्यू पोजीशन पाने की वजह से उसके हाव भाव पूरी तरीके से बदल चुके थे और हर किसी पे चिल्लाते फिर रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कंपनी उसी की ही है, लेकिन टूर जॉय को ये याद दिला ही देता है कि वो कंपनी का बॉस नहीं है, बस उसकी पोजीशन हाई लेवल पर पहुंची है, बाकी अभी भी वो टूर के ही अंडर में काम करेगा। गिफ्ट जॉय से मिलने के लिए कंपनी में आती है। सेक्रेटरी से मालूम पड़ता है कि जॉय तो कब का निकल चुका है। गिफ्ट पूछती है कि मालूम है जॉय कहाँ पर है, जिस पर सेक्रेटरी का कहना था बॉस बताकर नहीं गए हुए। जॉय को जो कुछ भी चाहिए था गिफ्ट के थ्रू उसे मिल चुका था, लेकिन अब उसे डी चाहिए थी। वो डी को फॉलो करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो डी को टूर के साथ देखता है। बातों ही बातों में टूर डी से पूछता है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। माना जॉय उसका पास्ट था, लेकिन पास्ट से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है, तो क्या प्रेजेंट में वो किसी के साथ डेट कर रही है। तब डी टूर से कहती है, वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं है डेट वगैरह करने का, और इस वक्त मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर डेट करती तो शायद तुम्हारे पास नहीं आती। और ये सारी बातें सुन करके पीछे जॉय जला भुना जा रहा था। टूर जब घर वापस आता है और उसे मॉम के थ्रू मालूम पड़ता है कि टॉम आज रात घर नहीं आएगी, बल्कि वो अपने अपार्टमेंट में ही सोएगी, जिस पर टूर टॉम को लेकर के परेशान हो जाता है और वो उसे चेक करने के लिए जाता है कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन मॉम उसे रोक लेती है। देखो, टॉम कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई है, अब वो अडल्ट हो गई है, उसे थोड़ा वक्त दो खुद को समझने के लिए। इधर टॉम जॉय के प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधी हो चुकी थी कि सही और गलत में अब वो फ़र्क करना भूल गई थी, और इस बात का फ़ायदा जॉय उठाता है। आगे टॉम रो रही थी कि उसे जब किसी की मिस्ट्रेस के बारे में सुनाई में आता था तो उसे बहुत नफ़रत होती थी। एवन मिस्ट्रेस नाम से वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है, लेकिन आज वो उन्हीं में से एक बनकर रह गई है। लेकिन जॉय बहुत ही ज़्यादा खुश था कि टूर की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसके हाथ में है। जॉय घर देर रात से आता है, जिसकी वजह से गिफ्ट परेशान थी। अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ
और तुम्हारे अंदर इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं। जॉय बड़ी ही चालाकी से पूरा इल्ज़ाम टूर पर डाल देता है। मेरी प्यारी वाइफ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम जानती हो ना, बस मेरी वैल्यू उस ऑफिस में बढ़ी है, लेकिन आज भी टूर ही मेरा बॉस है और वो हर वक्त बस मुझ पर नज़र रखे हुए रहता है कि मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बस इसी वजह से घर आने में मुझे टाइम लग गया है। आई होप तुम मुझे समझ सकोगी। रात में जॉय को नींद नहीं आ रही थी। उसे बस टूर और डी की बातें याद आ रही थी कि वो दोनों एक साथ थे और खुश थे। लेकिन जब उसे टूर की सिस्टर टॉम के बारे में याद आता है तब उसके फेस पे एक रिवेंज वाली स्माइल थी। डी जॉय के घर पर आई हुई थी उसकी मॉम के हेल्थ चेकअप के लिए। तब यहाँ पर जॉय की मॉम डी से कहती है कि जाने से पहले वो उनकी बहू का भी ज़रा हेल्थ चेकअप करती हुई जाएगी, और ये कहकर वो उसे रूम में छोड़ देती है। डी जहाँ गिफ्ट से पूछती है कि वो कैसी है, तो वहीं पर गिफ्ट तो उससे उल्टा ही जवाब दे देती है, यहाँ पर आ करके तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि इससे पहले भी तुम यहाँ पर आ जा चुकी हो। अच्छा सच सच बताना, क्या तुम जॉय को भूल चुकी हो ना, या अभी भी जॉय तुम्हारे दिल में बसा हुआ है। जिस पर डी कहती है मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक है, मुझे यहाँ से चली जाना चाहिए, कहकर वो जाने लगती है। तब गिफ्ट उसे रोकती है, कहाँ जा रही हो, कम से कम मेरी पूरी बात तो सुनती जाओ। और ये कहते हुए वो डी को रोकती है और अपनी पूरी भड़ास निकालती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक वक्त आएगा मेरी बेस्टी से मैं इतना ज़्यादा नफरत करूँगी। और उसे सब कुछ सुनाने लगती है कि चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी जगह हो, गिफ्ट ने हर जगह कोशिश की थी कि वो डी से आगे निकल सके, लेकिन किसी भी लाइन में वो डी से आगे नहीं निकल पाई। इवन जॉय के प्यार को भी पाने में वो डी से पीछे हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश से आगे निकल चुकी है। इतना सब कुछ सुनाने के बाद डी जहाँ हर्ट थी तो वहीं पर गिफ्ट भी हर्ट थी। जॉय की मॉम ज़बरदस्ती डी को डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है, एटलीस्ट कुछ खा तो लो, उसके बाद जाना। और दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उन दोनों की बातें गिफ्ट सुन लेती है, उसे बुरा लगता है। डी के जाने के बाद गिफ्ट अपनी मॉम के पास आती है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब जबकि वो उस घर की बहू बन चुकी है तो वो नहीं चाहती है कि डी उस घर में आए। तो वहीं पर जॉय की मॉम तो उसे अच्छा खासा सुना देती है कि उसके ना रहने पर भी डी यहाँ पर आया करती थी, और जब तक वो है डी आएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे, जिसकी वजह से गिफ्ट को बुरा लगता है कि अभी कुछ ही टाइम तो हुआ है मेरी शादी को हुए और ससुराल में मुझसे इस तरीके से बातें कर रहे। वो हर्ट होती है और अपनी मॉम के पास चली जाती है और अपनी मॉम को देखती ही सडनली रोने लगती है। मॉम पूछती है क्या बात है गिफ्ट, कुछ बात है क्या? जिस पर गिफ्ट कहती है नहीं मॉम, कुछ भी बात तो नहीं है, बस आपकी बहुत याद आ रही थी, इसी वजह से चली आई। मॉम सर्वेंट से पूछती है कि गिफ्ट के ससुराल में क्या हुआ। गिफ्ट ने पहले ही सर्वेंट को मना किया था, इसी वजह से सर्वेंट गिफ्ट की मॉम को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन मॉम परेशान थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। हॉस्पिटल में डी के लिए एक पार्सल आता है। डी नर्स से पूछती है कि पार्सल किसकी तरफ से है। नर्स बताती है कि आइडिया नहीं है, आप ओपन करके देख लो। जब डी उस पार्सल को ओपन करती है तो परेशान हो जाती है और सीन यहीं से कट होता है। अगले सीन में डी और टूर को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर डी टूर के लिए बाईसाइकिल लेने के लिए आई थी ताकि उसे यूज़ करके टूर हेल्दी रह सके। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए बाईसाइकिल सेलेक्ट कर रहे थे और फाइनली सेलेक्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर डी को दिखाया जाता है जो टूर को वो भेजा हुआ गिफ्ट दे देती है, और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वो गिफ्ट किसी और ने नहीं बल्कि जॉय ने भेजा है, क्योंकि जॉय की हैंडराइटिंग को वो अच्छे से पहचान पा रही थी। और टूर को भी वो बता देती है इन सब के बारे में, जिस पर टूर कहता है तुमने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया और जो कुछ भी था सच सच बताया, इसके लिए थैंक यू सो मच कि तुम मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी हो। टूर से कहती है कि जिस भी तरीके से उसे संभालने आए वो संभाल सकता है, लेकिन इन सब के बारे में वो गिफ्ट को भनक भी ना पड़ने दे, वरना उसे बुरा लगेगा। और कंपनी में आते ही सबसे पहले जॉय की अच्छी वाली क्लास लेता है, उसे अपनी कैबिन में बुलाता है और उसे गिफ्ट भी दिखाता है जो कि उसने डॉक्टर डी के लिए भेजा हुआ था। अब यहाँ पर जॉय स्माइल करने लगता है, तो डॉक्टर डी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। क्या हुआ अगर मैंने ये गिफ्ट उन्हें भेजा? एज अ फ्रेंड मैं बस भेज रहा हूँ, क्योंकि गिफ्ट की बेस्ट फ्रेंड है डॉक्टर डी, और किसी टाइम में वो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। बस एज अ फ्रेंडशिप मैं भेज रहा हूँ और कुछ भी नहीं। जिस पर टूर कहता है फ्रेंड, इन सब के भी मैटर में डॉक्टर डी के रिलेटेड कुछ बोलना नहीं, उनसे दूर रहना, अदरवाइज़ तुम नहीं जानते हो गन तुम्हारा क्या हाल कर सकती है। उससे संभल कर रहो, जिस दिन उसे सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना तो सबसे पहला नंबर तुम्हारा रहेगा। जो एक गुस्से में गिफ्ट ले करके बड़बड़ाते हुए बाहर निकल रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो आता है। उस वीडियो को देखते ही उसकी सिटी पिटी गुल हो जाती है, क्योंकि वो वीडियो किसी और की नहीं उसकी और टॉम की थी, जब दोनों एक साथ बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। यही वीडियो किसी ने टॉम के भी फ़ोन पर सेंड किया था। टॉम देख करके परेशान हो जाती है कि अब सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि वो जॉय की रिलेशनशिप में है
वो डरी हुई थी। तभी जॉय का भी कॉल आ जाता है और वो उस पर भड़क जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोगों को बाहर नहीं जाना है, लेकिन नहीं, तुमने कहा बाहर चलना है, किसी को खबर नहीं होगी, और देखो ये सब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो गया। समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। जिस पर टॉम कहती है, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं चाहा था, बस तुम्हारे साथ अच्छे लम्हों को गुजारना चाह रही थी। इस पर जॉय कहता है, खैर छोड़ो, गुस्सा दिखा करके कुछ मतलब नहीं होने वाला है। उस पर्सन को ढूंढना ही पड़ेगा जिसने ये सब किया है, क्योंकि अब वो पर्सन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे उससे मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि जॉय की एक्स गर्लफ्रेंड एम ने किया था। और जब जॉय को मालूम पड़ता है तब वो उस पर गुस्सा कर रहा था। इस पर एम कहती है, गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत सारी तुम्हारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है टॉम के साथ। सोचो अगर मैंने टूर को सेंड कर दिया तो वो तुम्हारी क्या हालत करेगा। देखो अगर तुम चाहते हो कि मामला यहीं पर रफा दफा हो जाए और ये सारी वीडियोस और फोटोज़ किसी और के फ़ोन पर मैं ना सेंड करूं, अगर तुम चाहते हो ऐसा तो जितनी जल्दी हो सके 1 मिलियन मुझे मेरे मुंह पे दे मारो, ताकि मैं तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सकूं। एक रिजेक्ट किया हुआ गिफ्ट अब बड़े ही प्यार से जॉय टॉम को दे रहा था और उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि मैंने उस पर्सन को पकड़ लिया जो कि हमें ब्लैकमेल कर रहा है। बस ज़्यादा नहीं, उसने 5 मिलियन की डिमांड की है। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो 5 मिलियन उसे देने ही पड़ेंगे। तुम्हारे पास तो होंगे ना 5 मिलियन। जिस पर टॉम कहती है, पैसों की बात नहीं है, 5 नहीं, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें दे दूँगी। लेकिन तभी गिफ्ट भी आ जाती है टॉम के कैबिन में और ख़ुद को बचाने के लिए जॉय को टेबल के नीचे छुपना ही पड़ता है। वो टेबल के नीचे छुपा हुआ था। गिफ्ट टॉम से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ के बारे में मालूम पड़ा है या नहीं। जिस पर टॉम का कहना था, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया है। तब टूर बताता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हम कुछ टाइम के लिए एक छोटी सी वेकेशन पे जा रहे हैं और उस वेकेशन पे क्या तुम आना पसंद करोगी। वैसे तो टॉम नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन नीचे जॉय छुपा हुआ था, जॉय को बचाना था, तो इसी वजह से वो मान जाती है। और साथ ही उसे ये भी मालूम था कि वहाँ पर डॉक्टर डी भी जाने वाली है। तब यहाँ पर बजाय गुस्सा करने के टॉम टूर से कहती है कि फ्यूचर में वो डी को अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। जिसे सुन करके टूर के फेस पे स्माइल आ जाती है। तो वहीं पर जॉय जला भुना जा रहा था। जॉय ने बड़ी ही चालाकी से टॉम से 5 मिलियन निकलवा लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर वो एम को सिर्फ 1 मिलियन देता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर अब उसने एक्स्ट्रा पैसे जॉय से मांगने की कोशिश की तो शायद वो फ्यूचर में कभी अपना हस्बैंड ना पा सके। वेकेशन वाली प्लेस पर जॉय टूर और डी को एक साथ देखता है। उसके बाद क्या, वो गिफ्ट से बहाना बनाता है और उन दोनों को फॉलो करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर डी और टूर को दिखाया जाता है, दोनों बाइसाइकिलिंग कर रहे थे और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। डी का ब्रदर की भी उस वेकेशन पर आया हुआ था, जहाँ पर वह एक बार फिर से शिन से मिलता है और शिन को गलत समझ लेता है और उससे सही तरीके से वो बात भी नहीं करता है, काफ़ी अकड़ के उससे बात कर रहा था। जॉय जब डी को फॉलो कर रहा था तब पीछे से टॉम भी आ जाती है। टॉम काफ़ी गुस्से में थी। जॉय कहता है, इतने ज़्यादा गुस्से में पहली बार तुम्हें देखा है, क्या हो गया। जिस पर टॉम कहती है, सच सच बताना, ये नेकलेस, ये जो गिफ्ट तुम मेरे लिए लेकर आए हो, ये मेरे लिए नहीं था ना, ये तुमने डॉक्टर डी को दिया था ना, लेकिन तुमने क्यों दिया, और जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तब तुमने मुझे दिया। इस बात को लेकर के टॉम काफ़ी अपसेट थी जॉय से, इसी वजह से गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर डी अपने ब्रदर की फ़ोटोज़ पे फ़ोटोज़ क्लिक किए जा रही होती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बैटरी डेड हो जाती है। तब की कहता है, मुझे और भी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी थी, लेकिन एक काम करो, मेरे बैग में जा कर के देखो, पावर बैंक होगा। डी वहाँ से अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए चली जाती है और एक बार फिर से की मुलाकात शिन से हो जाती है। वो शिन को इस तरीके से समझ आता कि वो लड़की अच्छी नहीं, वो लोगों को सड्यूस करती है, इसी वजह से वो सही तरीके से बात नहीं कर रहा था। और उसे टीएस करते हुए शिन कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी प्यार कर सकती हूँ। जिस पर की कहता है, तुम इस तरीके से क्यों बोल रही हो, क्या मैंने तुम्हारा नंबर मांगा, नहीं ना। और ये कहकर पूल का पानी उसके ऊपर उड़ाने लगता है। आगे जब टूर आता है तब वो शिन से कहता है, तुम इस तरीके से गीली क्यों हो गई हो। शिन उसे बताती है कि वो पूल में थी और साथ ही की भी बारे में बताती है कि की को उसे लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसे लग रहा है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। जिस पर टूर कहते, फिक्र मत करो, की को मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले जा कर के तुम कपड़े चेंज करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शिन वहाँ से चली जाती है। अकेला देख करके डी को जो इसके पास आता है, तुमने गिफ्ट रिटर्न क्यों कर दिया, और रिटर्न किया वो भी टूर के हाथों से, मुझे बुरा लगा। जिस पर डी का कहना था कि जॉय वहाँ से चला जाए। जॉय कहता है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम उस टूर को कभी डेट नहीं करोगी, उसे ब्रेकअप करो। और जॉय की ये सारी बातें पीछे से टॉम सुन लेती। उसे पहले से डाउट था जॉय पर, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को मना रही थी। सच्चाई जानने पर वो हट होती है। आगे
टूर की के पास जाता है और उसे बताता है कि शिन को लेकर के उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसे शिन के बारे में सब कुछ बता देता है, जहाँ पर की को समझ में आता है कि उसने शिन के साथ गलत किया। जॉय जब गिफ्ट से मिलने के लिए रूम में आता है तब टेबल पे उसी लॉकेट को देखता है जिस लॉकेट को उसने टॉम को दिया था। उस लॉकेट को देख करके वो गिफ्ट से पूछता भी है कि ये लॉकेट तुम्हारे पास क्या कर रही है। गिफ्ट उसे थप्पड़ दे देती है। अब तुम मुझे बताओगे या अभी भी झूठ पे झूठ बोलोगे? ये लॉकेट तुम मुझसे पूछ रहे हो, जबकि इस लॉकेट के बारे में तुम्हें अच्छे से मालूम है। तुमने इसे डी को दिया था ना, डी ने रिजेक्ट कर दिया था। जॉय काफ़ी हैरान था और बस गिफ्ट को देखे जा रहा था। गिफ्ट कहती इस तरीके से मत देखो, मुझे सच्चाई के बारे में कैसे पता चला? ये तुम्हारी हैंडराइटिंग साफ साफ बता रही है। तब जॉय कहता है ये सब कुछ गलत है, ऐसे नेकलेस तो हज़ारों होंगे ना। तब गिफ्ट कहती है नेकलेस हज़ारों हो सकते हैं, हैंडराइटिंग हज़ारों नहीं हो सकती है, हैंडराइटिंग तुम्हारी है। जॉय को अच्छा खासा सुना करके गिफ्ट बाहर आती है और बहुत बुरी तरीके से रोती है। और यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसे बताने वाली कोई और नहीं बल्कि टॉम ही थी। नाइट में जब जॉय रूम में आने की कोशिश करता है तब वो देखता है कि डोर लॉक है। वो बार बार नॉक करता है और गिफ्ट को आवाज़ देता है कि वो रूम का डोर ओपन करे, लेकिन गिफ्ट सुनकर भी अनसुनी कर रही थी। वो जॉय के लिए डोर ओपन नहीं करती है, जिसकी वजह से जॉय को एक नया रूम लेना पड़ता है। रात गुजरने के लिए बाहर थोड़ी रह सकता है। मॉर्निंग में सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और अपने वेकेशन को जहाँ अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहीं अपोजिट में गिफ्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और अपनी पैकिंग कर रही थी, ये सोच करके कि जॉय ने उसे धोखा दिया। आज भी उसके दिल में डी ही बसी हुई है। जो एक लड़की को पीछे से देखता है और उसे गिफ्ट समझ करके मनाने के लिए जाता है। टूर उसे देख लेता है कि जॉय किसी लड़की के पीछे जा रहा है। टूर जॉय को रोकता है और उसे कहता है कि अगर उसने उसकी सिस्टर गिफ्ट को हर्ट करने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जिस पर जॉय कहने लगता है अगर सच में तुम्हारी जान उस गिफ्ट में बसी हुई है तो ये आइडिया बुरा भी नहीं है, क्या मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ? जिस पर टूर कहता है इतनी आसानी से तुम गिफ्ट का तो पीछा छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि शॉर्टकट में अमीर बनने के लिए तुमने गिफ्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर उसे हर्ट किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और आपस में उन दोनों की फाइटिंग होने लगती है, जहां उन दोनों को रोकने के लिए सामने डी को आना पड़ता है। डी टूर को समझाती है और वहां से उसे लेकर के चली जाती है। जॉय को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब वो टूर और डी को एक साथ हाथ पकड़े हुए देखता है। उसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी कि डॉक्टर डी टूर के साथ नहीं हो सकती है। गिफ्ट वैकेशन छोड़ करके घर जा रही होती है गुस्से में। जॉय उसकी कार के सामने आ जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है। बताओ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लीज़ मेरा ट्रस्ट करो, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं पर गिफ्ट कहती है मुझे जो समझना था वो मैंने समझ लिया और तुम्हें समझने के लिए बहुत जल्द तुम्हारे मुँह पे मैं डाइवोर्स पेपर मारने वाली हूँ, कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और ये सब कुछ पीछे से टॉम देख लेती है। गिफ्ट गुस्से में ससुराल आती है और सबसे पहले सर्वेंट से कहकर अपना पूरा सामान पैक करवाती है और उसके बाद अपनी मॉम के पास जा रही थी। जॉय उसे रोकता है, लेकिन गिफ्ट तो उसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। वो जब मॉम के घर पर आती है तब मॉम पूछती है कि क्या हुआ। कुन तो पहले अपने आप को रोकने की कोशिश करती है कि वो अपनी मॉम को हर्ट ना करे, लेकिन लास्ट तक मॉम के पूछने पर वो बता ही देती है कि जॉय ने उसे धोखा दिया है। जॉय के दिल में अभी भी डॉक्टर डी ही बसी हुई है। वो डॉक्टर डी से प्यार करता है, उसके लिए आए दिन गिफ्ट भेजते रहता है और मैं अब उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ। मॉम देर से ही सही, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि जॉय मेरे लिए सही लड़का नहीं है। मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मॉम उसे समझाती है और रोने से भी रोकती है। गिफ्ट तो अपनी मॉम के घर पर पहुँच चुकी थी, लेकिन अब मुसीबत जॉय की लाइफ में आ जाती है। गिफ्ट की मॉम मॉर्निंग में ही कॉल करती है और जॉय से कहती है कि वो अर्जेंट में उनसे मिलने के लिए आए। जॉय जब गिफ्ट की मॉम के पास आता है, गिफ्ट की मॉम जॉय पर भड़की हुई थी। तुम हमारे स्टेटस के नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए हमने उसकी शादी तुमसे होने दी। उसे दहेज में न जाने हमने कितने बिलियन का चेक दिया और बदले में तुम इस तरीके से उसे हर्ट करोगे। तो अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूँ, क्योंकि मेरी बेटी गिफ्ट ने कहा है कि तुम्हारे दिल में आज भी वो डॉक्टर डी ही बसी हुई है। जिस पर जॉय कहता है मॉम आपको गिफ्ट ने जो कुछ भी बताया है सब कुछ गलत तरीके से बताया है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे एक जैसे नेकलेस तो हज़ारों होते हैं। मैं आपको सच बताऊँ मॉम, ये सब कुछ डॉक्टर डी जानबूझकर कर रही है। मेरी शादी उससे ना होते हुए आपकी बेटी गिफ्ट से हुई है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस डी अपना रिवेंज लेने के लिए ये सब करवा रही है। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का बसा बसाया घर उजड़े, तो वैसा ही गिफ्ट की मॉम का भी सोचना था। तो इसी वजह से उन्हें जॉय की बातें सच लगने लगती हैं और वो जॉय से कहती है कि जॉय को जिस भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगी, लेकिन वो अपनी बेटी का रिश्ता इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगी। टोर ने बड़ी हिम्मत बना करके फाइनली डॉक्टर डी के सामने अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया था कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। डी भी स्माइल करती है। यहाँ पर टोर को दिखाया जाता है उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर डी को किस करे,
तो इसी वजह से वो गुड नाइट अपने अंदाज से बोलता है, अपने फिंगर्स पर किस करके उसे डॉक्टर डी के गालों पर लगाता है। और यहाँ पर टूर कहते हैं कि उसकी हिम्मत नहीं थी, तो ये स्पेशल गुड नाइट स्पेशल पर्सन के लिए, जिसे देख करके डी स्माइल कर रही थी। और इन दोनों को ऐसा करते हुए पीछे से डी का भाई देख लेता है। उसके बाद क्या, टूर के जाने के बाद डी का छोटा भाई उसकी अच्छी वाली खिंचाई करता है और उसे एक्टिंग करके बताता है कि किस तरीके से टूर ने उसे किस किया। तब यहाँ पर डी कहती है, अब तो तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं, तुम मेरी टांग खिंचाई कैसे कर सकते हो, वो भी छोटे होकर के भी। शिन की सच्चाई जानने के बाद की का बिहेवियर शिन के रिलेटेड अब चेंज हो चुका था। अब वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से रह रहा था और दोनों की फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी। वैसे तो वेकेशन का टाइम फिनिश हो चुका था, अब सभी को अपने घर जाना था, लेकिन टूर चाहता था कि वो डी से कुछ अकेले में बात करे। इसी वजह से वो उसे दूसरे प्लेस पर लेकर आता है। टूर डी से कहता है, अब जबकि तुम जान ही चुकी हो मेरी फीलिंग्स के बारे में कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? तब डी कहती है, शादी तुम्हारे साथ, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तब टूर कहता है, हाँ मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें टाइम, कल मुझे बता देना। डी कहती है, क्या कल? फिर टूर कहता है, अच्छा 3 दिनों में बता देना। तब डी स्माइल करने लगती है, जिस पर टूर कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकती हो, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे आंसर का। वेकेशन से घर वापस आने के बाद कि अपने मॉम डैड को सब कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन डी उसे बताने से रोक रही थी। लेकिन फिर भी कि अपने पेरेंट्स को टूर और उसके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देता है कि टूर ने डी को प्रपोज़ किया है शादी के लिए, जिस पर पेरेंट्स काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो तो पहले से टूर से मिले हुए थे और टूर उनकी नज़र में काफ़ी अच्छा लड़का भी था। और इधर जब टूर की मॉम को मालूम पड़ता है कि उनके बेटे ने डी को प्रपोज कर दिया शादी के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। इधर जॉय को दिखाया जाता है जो गिफ्ट के डैड के कहने पर अपना फोटोशूट करवा रहा था और एक से एक पोजेस दे रहा था। बाद में एक मीटिंग में उसे मालूम पड़ता है कि ये फ़ोटोशूट इस वजह से उसे करवाया जा रहा था क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट मिला है जिस पर उसे काम करना है। और जॉय तो एक नंबर का काम चोर, वो टूर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि एक प्रोजेक्ट में उसे और गिफ्ट को मिल करके साथ में काम करना है, लेकिन उसे तो काम करना पसंद नहीं है, तो वो टॉम की हेल्प लेना चाह रहा था कि टॉम उसका काम करे, लेकिन टॉम भी बहाना बना देती है कि उसे मीटिंग में जाना है। इसी वजह से जॉय को अपना काम खुद करना पड़ेगा। गिफ्ट की मॉम टूर की मॉम से मिलने के लिए आती हैं। जॉय की ही सारी बातें उनके दिमाग में थी, इसी वजह से वो यहाँ पर टूर की मॉम को समझाने के लिए आई थी कि वो अपने बेटे को ज़रा संभाल ले कि वो डॉक्टर डी के साथ रिलेशनशिप में ना रहे। वो लड़की अच्छी नहीं है, वो लड़की उनकी बेटी का घर तोड़वाने पर तुली हुई है। टूर के पास डी की एक वीडियो आती है, जब उसे चेक करता है तब उसमें डी एक सॉन्ग प्ले करती है और सॉन्ग के साथ साथ वो यहाँ पर टूर को बता देती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से टूर के फेस पे डबल स्माइल आ जाती है। जॉय की बातों में आ करके गिफ्ट की मॉम अपने बेटी का घर नहीं तोड़वाना चाह रही थी, इसी वजह से वो जॉय को अपने घर पर बुलाती है और दोनों को समझाती है कि रिलेशनशिप को तोड़ना मसले का हल नहीं है, बल्कि दोनों को एक साथ रह करके सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए। गिफ्ट भी अपने पेरेंट्स के फोर्स में आ करके जॉय के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ये भी कहती है कि अगर जॉय ने उसका ट्रस्ट दोबारा से खोया तो शायद वो डिवोर्स पेपर फेंकने में उसके मुंह पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। टूर अपनी सिस्टर टॉम को बता देता है कि उसने डी को प्रपोज किया है और वो शादी के लिए तैयार हो गई है, जिस पर टॉम का कहना था कि वो भी इंतज़ार करेगी कि डी उसके घर में उसकी भाभी बनकर आए। और ये सब कुछ टॉम ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया था। वो जानती थी कि अगर गिफ्ट से जॉय का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा तो वो सीधा डी पर अटैक करेगा, वो उसे अपनी लाइफ में लाना चाहेगा, जो कि टॉम ऐसा नहीं चाहती थी। वो खुद जॉय की लाइफ में जाना चाहती थी, इसी वजह से वो डी को अपनी भाभी के रूप में उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। गिफ्ट अपने ससुराल तो आ जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी और सामने से जॉय की मॉम भी उसे सुना देती हैं, अब आ ही गई हो घर पर तो ज़रा अच्छे से रहना, छोटी छोटी बात पर ये मुँह उठाए अपने मायके मत चले जाया करो, ज़रा प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, आए दिन बस मायके मायके जाती रहती हो। गिफ्ट को बुरा लगता है। जॉय काफ़ी परेशान था, वो भी इस वजह से क्योंकि गिफ्ट के डैड ने जॉय से कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ करके जॉय के हाथ में इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, तो वो ज़रा उस प्रोजेक्ट का ख्याल रखे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मीडिया वाले जब उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे तब उन्हीं के बीच में टॉम भी थी। उसे बुरा लगता है जब वो जॉय को गिफ्ट के साथ देखती है। गिफ्ट और जॉय के बीच में जॉय की मॉम को लेकर के झगड़ा हो रहा था, जहाँ पर जॉय गिफ्ट से कहता है तुम अच्छी बहू क्यों नहीं बन पा रही हो, जिस तरीके से डी थी, डी ने बस कुछ ही दिनों में मेरी मॉम का दिल इतनी अच्छी तरीके से जीत लिया था कि तुम्हारे आने के बाद भी वो अब भी डी को याद करती हैं। जिस पर गिफ्ट कहती है डी तुमने फिर से उसका नाम लिया, आज भी तुम उसे भूल नहीं पाए हो। तब जॉय गिफ्ट से कहता है सब कुछ तुम्हारी गलती है, मैं उसे भूलना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। तुम उसकी तरह अच्छी क्यों नहीं बनती हो, तुम मेरी मॉम का दिल जीतो
उसने तो कुछ ही दिनों में मॉम का दिल इस तरीके से जीत लिया था, लेकिन तुम्हें आए इतने दिन हो गए लेकिन मॉम का दिल नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से गिफ्ट को बुरा लगता है और वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है। तब जॉय गुस्सा दिखाते हुए कहता है, हाँ रूम गर्ल बन जाओ, जब भी कुछ होता है बस रूम में खुद को लॉक कर लो, और हाँ रोने के बाद यहाँ से सीधा अपनी मॉम के घर चले जाना ताकि वो मेरी क्लास लगा सके। और तुम्हें आता ही क्या है। टूर डी से मिलने के लिए जब उसके हॉस्पिटल आ रहा था तब उसने पार्किंग एरिया में जॉय की कार देखा था, जिसकी वजह से अब वो डर जाता है और सीधा जाता है डी से मिलने के लिए। और इधर जॉय को दिखाया जाता है जो कि डी का रास्ता रोक रहा था और अपने आप को बचाने के लिए डी भाग रही थी, लेकिन वो थोड़ी दूर जाने के बाद हिम्मत बनाती है कि मुझे खुद ही से इस जॉय का सामना करना पड़ेगा। जॉय कहता है, मैंने इस वजह से तुम्हें फॉलो किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, उस टूर से तुम ब्रेकअप करो, उसे डेट मत करो। सच बताऊँ वो तुम्हारे लायक है ही नहीं, मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें तो सब कुछ याद होगा। अब डी कहती, हाँ तुम्हारी एक एक बात याद है जो मैं सच समझ के सुन रही थी और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। देखो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें अगर किसी पे फोकस करना है तो अपनी वाइफ गिफ्ट पर फोकस करो, ना कि मुझ पर। और वैसे भी मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। और बात रही टूर से ब्रेकअप करने के लिए तो भूल जाओ, मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हूँ। तब जॉय डी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से कह दोगी और मैं मान जाऊँगा? तुम्हें अपनी लाइफ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तब डी कहती है, भूलो मत तुम शादीशुदा हो और ये हॉस्पिटल है, एक आवाज़ लगाऊंगी पूरा स्टाफ आ जाएगा, अगर तुम पिटना नहीं चाहते हो तो आराम से चले जाओ। जॉय के जाने के बाद टॉम डी से मिलता है और उसके लिए काफ़ी परेशान था। क्या जॉय यहाँ पर आया था? क्या वो तुम्हें परेशान करने के लिए आया था? जिस पर डी कहती है कि जॉय बिल्कुल भी नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तब टूर कहता है, क्योंकि पार्किंग एरिया में मैंने जॉय की कार देखी, बस इसी वजह से मुझे लगा कहीं वो तुम्हें परेशान करने के लिए ना आया हो। वैसे तुम्हें लेकर के मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, क्या कुछ टाइम तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? डी हाँ बोलती है और ये सब दूर से खड़ा जॉय देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। पार्किंग एरिया में टूर जॉय से मिलता है। जॉय टूर को वार्न करता है कि बहुत जल्द वो सब कुछ चेंज कर देगा, और बात रही डी की तो डी उससे शादी नहीं करेगी। जॉय इतने कॉन्फिडेंस से टूर से कहता है कि वो उसकी और डी की शादी नहीं होने देगा, जिसकी वजह से टूर सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो डी के पास जाता है और उसे हक करता है, जिस पर डी पूछती है, क्या बात है, अभी अभी तो यहाँ से गए थे, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या कुछ हुआ है? जिस पर टूर डी से कहता है, क्या फ्यूचर में वो उससे शादी करने के लिए कभी मना कर सकती है? डी कहती है, फिलहाल तो उसका अभी कोई मूड नहीं है और ना ही वो फ्यूचर में मना करना चाहेगी। जॉय अपने प्रोजेक्ट को लेकर के अब काम करने लगा था और धीरे धीरे उसके और गिफ्ट के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी सब दूर तो हो रही थी, लेकिन जॉय अभी भी सुधरा नहीं था, क्योंकि अभी भी वो टॉम से मिलने जाया करता था। टूर और डी के बीच में बाईसाइकिल रेस कंपटीशन चल रही थी और आगे चल करके डी को मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ तो बहाना है, टूर उसे प्रपोज करना चाह रहा था और वो भी डिफरेंट तरीके से। इसी वजह से उसने डी से झूठ बोला था बाईसाइकिल रेस कंपटीशन के बारे में, और यहाँ पर डी तो उसे सीरियस ले रही थी। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ टूर ने प्लान किया है। टूर बड़े ही प्यार से डी को प्रपोज करता है और डी भी शादी के लिए हाँ कर देती है। टूर और डी की शादी बहुत जल्द होने वाली है, इसके बारे में टॉम को मालूम पड़ जाता है और ये गुड न्यूज़ देने के लिए वो जॉय के पास जाती है। वैसे तो टॉम के लिए गुड न्यूज़ थी, लेकिन जॉय के लिए बैड न्यूज़ थी। गिफ्ट और टॉम दोनों कज़न सिस्टर थी, इसी वजह से गिफ्ट टॉम पर पूरा भरोसा करती थी, जबकि उसे नहीं मालूम था कि टॉम उसके पीठ पीछे क्या कर रही है। गिफ्ट अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी टॉम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद टॉम को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो गिफ्ट के सामने कुछ रिएक्ट नहीं करती है, एकदम नॉर्मल बिहेव करती है। जॉय जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट में उसे बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला था, लेकिन प्रॉफिट मिलने से पहले उसे कुछ पैसे खर्च भी करने थे, तो इसी वजह से वो अपनी मॉम की सारी ज्वेलरी बेच देता है और कंपनी से जो घपला किया हुआ अमाउंट था वो सब ले करके अपने प्रोजेक्ट में लगाने वाला था, जिस पर मॉम का कहना था, क्या इसके बदले में हमें पैसे तो मिलेंगे ना? जॉय कहता है, मॉम ट्रस्ट तो करो, आपका बेटा बहुत जल्द बहुत सारे पैसे लेकर आने वाले हैं और ऐसे न जाने कितने बैग्स घर में आएंगे, बस आप प्रे करो किसी भी कंडीशन में ये प्रोजेक्ट मेरा पास हो जाए। गिफ्ट के सर्वेंट ने जॉय को पैसों से भरा हुआ बैग ले जाते हुए देख लेती है और इसके बारे में वो गिफ्ट को बताती है कि सर के पास पैसों से भरा हुआ बैग था, लेकिन गिफ्ट हैरान थी कि जॉय के पास इतने पैसे आए कहाँ से। गिफ्ट तो वैसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ जॉय को देना चाह रही थी, लेकिन इस बीच पैसों को लेकर के अब दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से गिफ्ट चाह कर भी जॉय को नहीं बता पाती है। गिफ्ट जॉय से कहती है कि वो कोई भी ऐसा काम न करे जिसकी वजह से गिफ्ट को कुछ एक्शन लेना पड़े, लेकिन जॉय तो अपनी ही सुनता है। गिफ्ट से झगड़ा करके
वो टॉम से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा था और टॉम को ऐसा लग रहा था कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे जॉय मिल जाएगा और उसके लाइफ में सिवाय टॉम के और कोई भी लड़की नहीं रहेगी। जॉय के पास अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आए, इस बारे में डिस्कस करने के लिए गिफ्ट टूर के पास जाती है। टूर को जब मालूम पड़ता है तब यहाँ पर वो गिफ्ट को बताता है कि टूर को तो इतना बड़ा अमाउंट दिया ही नहीं गया है, तो उसके पास कहाँ से आए, तुम अपनी कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो, ज़रूर हो सकता है उसने अंकल के ही अकाउंट से कुछ घपला किया होगा। और ये सारी बातें टॉम सुन लेती है। इसी वजह से वो जॉय को पहले से अलर्ट कर देती है कि गिफ्ट उस पर डाउट करने लगी है। जॉय के सो जाने के बाद गिफ्ट रात में अकेले अब घर के सारे पेपर्स की छानबीन करने लगती है कि कहीं से सबूत मिल सके, लेकिन तभी वहाँ पर जॉय पानी पीने के लिए आ जाता है। गिफ्ट जॉय की नज़रों से बच के भाग रही थी और अंधेरा होने की वजह से वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके स्टमक में पेन होने लगता है। जॉय उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में गिफ्ट जॉय से कहती है कि वो उसके पेरेंट्स को बुलाए और मौका पाते ही जॉय के हाथ गिफ्ट का फ़ोन लग जाता है। फिर क्या वो छानबीन करता है और सारी रिकॉर्डिंग सुन लेता है और उसे सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि क्या खिचड़ी पक रही है टूर और गिफ्ट के बीच में। गिफ्ट का ट्रीटमेंट डी ही कर रही थी। कुछ टाइम के बाद जब वो बाहर आती है और सब लोगों को बताती है कि गिफ्ट तो ठीक है लेकिन उसका बेबी अब नहीं रहा, जिसकी वजह से सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और टूर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसे लगता है कि जॉय ने जानबूझ करके गिफ्ट को सीढ़ियों से धक्का दिया है, लेकिन यहाँ पर जॉय कहता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, वो भला अपने बच्चे को मारना क्यों चाहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर टॉम भी आ जाती है और सेम क्वेश्चन रहता है जो कि टूर ने किया है। तब जॉय कहता है, क्या तुम दोनों भाई बहनों की एक ही प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है और ना ही मैंने स्टेयर्स से गिफ्ट को धक्का दिया है। होश में आएगी तो पूछ लेना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जहाँ सबके लाइफ में कुछ ना कुछ हंगामा चल रहा था, तो वहीं अब जॉय के लाइफ में भी बहुत बड़ा हंगामा आ गया था और उसे यहाँ पर अपने डैड की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि उसके डैड शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने दूसरी औरत से शादी की और उनका एक बेटा भी है, मतलब कि उसका स्टेप ब्रदर भी है, जिसकी वजह से अब जॉय को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। जॉय काफ़ी गुस्से में था और अपने डैड से पूछता है, ये सब कब से चल रहा है डैड? जिस पर डैड बताते हैं कि पिछले 20 सालों से। अब यहाँ पर जॉय कहता है, आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि जब मॉम को इन सब के बारे में मालूम पड़ेगा तो वो कितनी बुरी तरीके से टूट जाएंगी। उनके होते हुए आपने दूसरी शादी की और एक बेटा भी है आपको, मॉम सुनेंगी तो टूट जाएंगी। जिस पर जॉय के डैड का कहना था, सच्चाई तुम्हारी मॉम को तभी मालूम पड़ेगा जब तुम बताओगे, तो तुम्हें ये सारी बातें सीक्रेट रखनी पड़ेंगी। जॉय गुस्से में कहता है, सीक्रेट आप रख सकते हैं, मुझसे उम्मीद मत करना। अगले सीन में टूर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसके लाइफ में फाइनली वो डे आ ही चुका था जिसका इंतज़ार वो बेसब्री से कर रहा था। आज उसकी और डी की शादी होने वाली थी। शादी की सारी रिचुअल्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट की जाती है और फाइनली दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। जहाँ पर गिफ्ट की एंट्री होती है। गिफ्ट के आंखों में आंसू थे और पछतावे की बोली थी, जहाँ पर वो डी से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। जॉय की सेक्रेटरी को गिफ्ट के डैड ने हायर किया था, वो भी जॉय की जासूसी के लिए, जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि उसे टॉम पर कुछ डाउट हो रहा है, टॉम और जॉय के बीच में कुछ तो गलत हो रहा है। जॉय की सेक्रेटरी के बारे में जब टॉम को मालूम पड़ता है, फिर क्या वो गिफ्ट के सामने जाती है और जॉय की सेक्रेटरी के खिलाफ गिफ्ट को भड़काती है कि अगर उसे अपना हस्बैंड चाहिए तो उस सेक्रेटरी को जितनी जल्दी हो सके जॉब से बाहर निकाल दे। और गिफ्ट जॉय के लालच में आकर वैसा ही करती है। जॉय की सेक्रेटरी जब अपना सामान पैक करके कंपनी से बाहर जा रही थी तब वो टॉम को देखती है। टॉम स्माइल कर रही थी और सेक्रेटरी काफ़ी गुस्से में थी। गिफ्ट के डैड को जब सेक्रेटरी के बारे में मालूम पड़ता है तब वो गिफ्ट से पूछने के लिए आते हैं कि वो अचानक से उसने सेक्रेटरी को बाहर क्यों निकाल दिया। गिफ्ट कहती है कि टॉम ने मुझे बताया है कि वो सेक्रेटरी अच्छी नहीं थी, अगर वो जॉय के आसपास भी रहती तो वो जॉय को भड़काती, बस इसी वजह से मैंने उसे कंपनी से बाहर कर दिया है क्योंकि मुझे मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तब डैड कहते हैं, उस सेक्रेटरी पर तुम्हें भरोसा नहीं था, लेकिन टॉम तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जिस पर गिफ्ट कहती है, डैड आप टॉम के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो एक छोटी बच्ची है और जहाँ तक टॉम के बारे में मेरा मानना है वो मेरी कज़न सिस्टर है और वो मेरे हस्बैंड को कभी भी चुराने की गलती नहीं करेगी। नाइट में टॉम जब अपने अपार्टमेंट में जा रही थी तब सेक्रेटरी उसका रास्ता देख रही थी और टॉम के आने पर उसे अच्छा खासा सुनाती है, इतनी आसानी से मुझे कंपनी से बाहर कर दिया, लेकिन अपने बारे में कब तक छुपा कर रखोगी। एक ना एक दिन सबको मालूम पड़ जाएगा कि इस प्रिटी फेस के पीछे कितना गंदा वाला चेहरा छुपा हुआ है। जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि तुमने अपनी ही सिस्टर के हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाए रखा तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा।
टॉम के बोलने पर सेक्रेटरी उसे थप्पड़ मारने वाली थी, जिस पर टॉम उसे रियलाइज़ करवाती है कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। अगर उसने उसे थप्पड़ मारने की गलती की तो टॉम उसके साथ कुछ भी कर सकती है। और आगे जब अपने अपार्टमेंट में आती है तब सेक्रेटरी की सारी बातें याद करके काफ़ी अपसेट फील कर रही थी। डी और टूर की शादी होने के बाद भी जॉय उनका पीछा नहीं छोड़ता है और उन दोनों को जब वो हैप्पी लाइफ जीते हुए देखता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी आती है कि डी टूर को डिज़र्व नहीं करती है बल्कि उसे डिज़र्व करती है। जॉय के डैड चाहते थे कि जॉय अपने स्टेप ब्रदर और स्टेप मॉम को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जॉय इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जॉय ने अपनी मॉम को अभी अपने डैड की शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वो अपनी मॉम को टूटता हुआ नहीं देखना चाह रहा था। गिफ्ट के साथ इतना सब कुछ हो चुका है, उसने तो अपना बच्चा भी खो दिया है, लेकिन फिर भी वो जॉय के साथ है इस वजह से क्योंकि अब वो जॉय का असली चेहरा सबके सामने लाना चाह रही है। इसी वजह से वो जॉय के साथ बहुत ही प्यार से उसी के घर में रह रही थी। गिफ्ट जॉय को सेक्रेटरी के बारे में बताती है कि वो सेक्रेटरी अच्छी नहीं थी। अब जॉय के लिए उसने एक न्यू सेक्रेटरी का इंतज़ाम कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉय कंपनी जाता है एक ओल्ड वुमेन उसका वेलकम करती है और उसे उसके सारे डेली रूटीन्स के बारे में बताती है। जॉय पूछता है उनके बारे में, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि ये ओल्ड लेडी आज से उसकी सेक्रेटरी है, जिसकी वजह से जॉय को 440 वोल्ट का झटका लगता है। ये ओल्ड लेडी मेरी सेक्रेटरी बनेगी। और उसके बाद क्या, वो अपने फादर इन लॉ से कंप्लेन करने के लिए जाता है कि उसे ऐसी सेक्रेटरी नहीं चाहिए जो कि इतनी ज़्यादा ओल्ड हो, जिस पर गिफ्ट के डैड का कहना था मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बेटी ने ही हायर किया है। गिफ्ट अब टूर की कांटेक्ट में आ चुकी थी और जॉय की एक एक हरकत पर उसकी नज़र थी और सारी डिटेल वो टूर को बताती थी। साथ ही वो टूर को ये भी बताती थी कि जॉय कंपनी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और बहुत सारे पैसों का उसने घपला भी किया है। जिस पर टूर गिफ्ट से कहता है क्या तुम चाहोगी कि जॉय का पर्दा मैं फास्ट करूँ और उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करूँ। जिस पर गिफ्ट कुछ टाइम के लिए सोच में डूब जाती है और उसके बाद वो टूर से कहती है ठीक है मैं तुम्हें सोच कर बताती हूँ। डी अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए आई थी। अब डी और टूर की जो कि नई नई शादी हुई है तो इसी वजह से उन दोनों की बाहर घूमने जाने की प्लानिंग चल रही थी और इस बीच जॉय पर नज़र रखने के लिए की और शिन को अब काम दिया गया था। गिफ्ट जब ऑफिस से घर आती है सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि घर पर कोई नहीं है और ये गिफ्ट के लिए अच्छा मौका रहता है। उसके बाद क्या, वो अपने फादर इन लॉ के रूम में जाती है और सारी चीज़ों की छानबीन करने लगती है। काफ़ी टाइम के बाद उसे एक पेपर मिलता है, लेकिन तभी जॉय के मॉम डैड आ जाते हैं जिसकी वजह से गिफ्ट को छुपना पड़ता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले उसने उन पेपर्स की फ़ोटो ले ली थी जो कि अब वो टूर के पास सेंड कर देती है। जॉय के आने पर गिफ्ट शावर का बहाना ले करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले उसने अपना फ़ोन अपने ही बेड पर पटक दिया था। अब वो फ़ोन लग गया था जॉय के हाथ। जॉय उस फ़ोन में चेक करता है, उसे उस फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि सब कुछ डिलीट कर दिया था गिफ्ट ने। डी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो लोग घूम कर भी आ चुके थे जहाँ पर वो टूर की सक्सेस को एक वीडियो के थ्रू देख रही थी। वो टूर को कांग्रेचुलेट भी करती है उसकी सक्सेस मिलने की खुशी में। जॉय और टॉम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन जब वो किसी को देखते हैं तो इस तरीके से अनजान बनते हैं कि मानो वो दोनों तो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। जॉय के डैड जॉय को फोर्स करते हैं कि वो उनकी दूसरी वाली फैमिली को एक्सेप्ट करे और इसके लिए जॉय तैयार नहीं था, इस वजह से क्योंकि अगर उसने उसके डैड की दूसरी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें उसका स्टेप ब्रदर है जो कि आएगा और ज़मीन और जायदाद में हिस्सेदार बन जाएगा। इसी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जॉय और उसके डैड की बातें गलती से घर की सर्वेंट सुन लेती है और उसे यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि उसके बॉस की एक और वाइफ और एक और बेटा है। डी से होती है जो कि हॉस्पिटल में थी, तभी उससे उसका भाई की मिलने के लिए आता है और की उसे बताता है कि जॉय की जासूसी करते वक्त उसे टॉम और जॉय के रिलेशनशिप के भी बारे में मालूम पड़ा। डी जब की से पूछती है कि उसे इन सब के बारे में कैसे मालूम पड़ा, तब पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जॉय की जासूसी जब की और शिन कर रहे थे तब सेक्रेटरी को मालूम पड़ता है जो कि किसी टाइम में जॉय की कंपनी में काम करती थी और उसे टॉम की वजह से फायर किया गया था, तो इसकी वजह से वो टॉम से भी बदला लेना चाह रही थी। तो यहाँ पर की और शिन की हेल्प करती है और उसे टॉम और जॉय के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देती है कि गिफ्ट के नाक के नीचे वो दोनों ये सब कर रहे हैं। सच्चाई जानने के बाद डी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि वो इन सब के बारे में अपनी फैमिली वालों को कैसे बताएगी, स्पेशली टूर को जो कि जॉय से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। शिन जॉय और टॉम को रंगे हाथों पकड़ना चाह रही थी, वो भी सबूत के साथ। इसी वजह से उसने सब कुछ प्लान कर लिया था। जॉय तो आ चुका था लेकिन टॉम अभी रास्ते में थी। टॉम से पहले वहाँ पर जॉय की सेक्रेटरी पहुँच जाती है जिसे फायर किया गया था। जॉय जब उसे देखता है तब परेशान हो जाता है और उसे डाउट होने लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाऊँ।
लेकिन सेक्रेटरी उसे फॉलो कर रही थी। जॉय उसे पीछे छोड़ने के लिए कहता है। शिन की के पास कॉल करती है और उसे कहती है जॉय को लग रहा है हमारी प्लानिंग के बारे में कुछ ना कुछ तो भनक पड़ चुकी है, इसी वजह से वो यहाँ से भाग रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। तब तक मैं यहाँ पर सिचुएशन संभालने की कोशिश करती हूँ। पार्किंग एरिया में जॉय की सेक्रेटरी जानबूझकर उसे टाइटली हग करती है और खुद से दूर जाने के लिए मना करती है। तभी वहाँ पर टॉम की भी एंट्री हो जाती है। टॉम यहाँ पर जॉय को गलत समझने लगती है कि हर बार की तरह ये इस बार भी इस लड़के से फ्लर्ट कर रहा है, तो इसी वजह से वो तो पहले सेक्रेटरी की अच्छी खासी बैंड बजाती है और उसके बाद जॉय से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब यहाँ पर सेक्रेटरी टॉम से कहती है कि जॉय ने ही उसे यहाँ पर बुलाया था क्योंकि वो उसकी कंपनी को एंजॉय करता है, बस इसी वजह से। टॉम जॉय से अंधाधुंध प्यार करती है। वो नहीं चाहती है कि जॉय किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो, इसी वजह से वो जॉय को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर जॉय को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो टॉम से कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है, जिसकी वजह से टॉम बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। और उससे ज़्यादा तो टूटती है गिफ्ट, जो कि पार्किंग एरिया में थी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इधर जॉय की सर्वेंट जॉय की मॉम को सब कुछ बताना चाह रही थी कि उनके हस्बैंड उनके साथ चीट कर रहे हैं, वो भी पिछले 20 सालों से। लेकिन वो जब सुनती है कि जॉय की मॉम जॉय के डैड से कितना ज़्यादा प्यार करती है, तब वो बताने से मना कर देती है। लेकिन जॉय की सिस्टर के फोर्स करने पर वो अकेले में जॉय की सिस्टर को सारी सच्चाई बता देती है। डी जब हॉस्पिटल से घर आती है, वो सच्चाई चाह कर भी नहीं बता पा रही थी जब वो टूर का हंसता हुआ चेहरा देखती है। अगले सीन में गिफ्ट को काफ़ी गुस्से में और टॉम के ही अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। टॉम हैरान थी कि गिफ्ट ऐसे अंदर कैसे आई। तब यहाँ पर गिफ्ट उसे की शो करती है और बताती है कि ये की उसके हस्बैंड की जेब से मिला है। टॉम शॉक में नहीं होती है क्योंकि ये सब कुछ उसने पास्ट में जानबूझकर किया था। उसने जानबूझकर जॉय की जेब में अपने अपार्टमेंट की डाली थी। उस वक्त टूट तो बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे टॉम पर कि उसने टॉम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन उसने ही उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। इस वजह से उसकी और टॉम की बहुत बुरी वाली फाइटिंग होती है, जहाँ पर गिफ्ट कहती है कि जॉय मेरी पूरी दुनिया है, मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ सब कुछ छोड़ दो, मेरे जॉय को मुझसे दूर मत करो, छोड़ दो। तो वहीं पर टॉम का कहना था, मैं चाह कर भी जॉय को कभी नहीं भूल सकती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर गिफ्ट कहती है, अगर तुमने मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ा मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, और थप्पड़ भी मारती है। लेकिन फिर भी टॉम का कहना था, मैं किसी भी कंडीशन में जॉय को नहीं छोड़ूंगी, और गिफ्ट को घसीट कर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकालती है और डोर को बंद कर देती है। और उसके बाद बहुत बुरी तरीके से रोती है कि उसकी लाइफ क्या थी और क्या बन गई है। वो एकदम पागल सी हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जॉय के पास टॉम का कॉल आता है। उसकी हालत कुछ ख़राब सी लग रही थी। वो जॉय से कहती है, क्या लास्ट टाइम मुझसे मिलने के लिए मेरे अपार्टमेंट में आ सकते हो? जॉय जाने से मना कर देता है, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में नहीं आऊँगा। जिस पर टॉम रोते हुए कहती है, क्या लास्ट टाइम भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे? जॉय को उस वक्त कुछ अजीब सा लगता है। उसके बाद टॉम अपनी मॉम के पास कॉल करती है और इस तरीके से बात करती है कि मानो आज के बाद वो कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिलेगी। शायद ये लास्ट कॉल है, जिसकी वजह से अब सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। डी, जो कि सब कुछ पहले से ही जानती थी, इसी वजह से वो टूर से कहती है, मुझे लग रहा है कि हमें टॉम के पास जाना चाहिए, लग रहा है वो ठीक नहीं है। इसी वजह से वो दोनों जब टॉम के अपार्टमेंट में आते हैं, तब वहाँ पर देखते हैं कि टॉम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और जॉय किसी को कॉल कर रहा है, जिसकी वजह से टूर जब अपनी बहन के पास जॉय को देखता है तब वो उसे मारने लगता है। लेकिन डी कहती है, अभी इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है, हमें पहले टॉम को हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टूर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से आगे चल करके उसे अपनी सिस्टर टॉम को अपनी ही गोद में लेकर के भागना पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। टूर हॉस्पिटल पहुंचता है, तभी उसके पास गिफ्ट का कॉल आता है, जो कि रो रही थी। अभी टूर गिफ्ट को टॉम के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन जब वो गिफ्ट की रोती हुई आवाज़ सुनता है तब चुप हो जाता है और गिफ्ट से कहता है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो गिफ्ट? गिफ्ट रोते हुए उसे उसके सिस्टर टॉम और जॉय के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है कि उसी की बहन ने उसके हस्बैंड को उससे छीन लिया, उसका घर बर्बाद कर दिया। टूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पास डी आती है। टूर डी से पूछता है, टॉम ठीक तो है ना? जिस पर डी कहती है कि नहीं, टॉम अब इस दुनिया में नहीं है। जिसे सुन करके टूर को धक्का लगता है और वह सीधा नीचे गिर जाता है। उस वक्त कॉल पर गिफ्ट थी, जो कि ये सब कुछ सुन लेती है। टूर को एक और झटका लगता है जब डी उसे उसकी बहन के बारे में बताती है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट थी। टॉम की मौत का सदमा गिफ्ट को भी लगता है। वो अकेले ही रो रही थी कि मैंने तो बस यूं ही कह दिया था कि मैं टॉम को मार डालूंगी, लेकिन उसने सच में अपनी जान ले ली। टूर गुस्से में जॉय के घर पर आता है, जहाँ पर जॉय सारे पैसे वैसे ले करके रफ चक्कर होने वाला था। टूर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था
और आज उसके हाथों में गन थी। जॉय भागने वाला था लेकिन टूर उसके सामने आ जाता है। टूर जॉय को शूट करने वाला था कि उसने दो जिंदगियों को बर्बाद कर दी, लेकिन उससे पहले गिफ्ट शूट कर देती है जो कोई स्टेयर्स के ऊपर थी। और काफ़ी परेशान हो जाता है कि गिफ्ट ने अपने हाथों से अपने हस्बैंड को कैसे शूट किया। और बाद में जब गिफ्ट को रियलाइज़ होता है कि उसने अपने ही हस्बैंड को शूट किया है, तब वो एकदम पागल सी हो जाती है। सर्वेंट आती है और जॉय की सिस्टर भी, लेकिन किसने शूट किया इसके बारे में उन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों के हाथ में गन थी। टूर जबरदस्ती गिफ्ट को लेकर के वहाँ से भाग जाता है और आगे कार में गिफ्ट को समझाता है कि जो कुछ भी हुआ इन सब का इल्ज़ाम वो अपने ऊपर लेने वाला है। तो इसी वजह से सच्चाई के बारे में गिफ्ट किसी को नहीं बताएगी। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी तब वो भी यही बता देगी कि जॉय को मारने वाला कोई और नहीं, टूर ही है। और गिफ्ट ने जो क्राइम किया था वो सारे सबूत मिटाकर गिफ्ट को सही सलामत उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देता है। गिफ्ट रो रही थी। डैड आते हैं और वो जब अपनी बेटी के हाथों में गन देखते हैं तब पागल से हो जाते हैं। ये गन तुम्हारे पास क्या चल रहा है? तब यहाँ पर गिफ्ट रोते हुए सब कुछ बता देती है कि उसने अपने हाथों से अपने हस्बैंड की जान ले ली है। उसने अपने हस्बैंड जॉय को मार दिया है। जॉय के घर पर जो कुछ भी हुआ था टूर ने डी को बता दिया था और वो सबका इल्ज़ाम खुद पर लेने वाला है। इसके भी बारे में उसने डी को बता दिया है। साथ ही कहा है कि फैमिली वालों को सच्चाई के बारे में नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि टूर को ऐसा लग रहा था कि जॉय मर चुका है। अगले सीन में जॉय के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जिन्होंने जॉय को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। जॉय की जान तो बच गई है लेकिन अभी वो होश में नहीं आया है। जॉय की सिस्टर अपने पेरेंट्स को बताती है कि वहाँ पर टूर और गिफ्ट दोनों थे, लेकिन किसने जॉय को शूट किया इसके बारे में उन्हें मालूम नहीं है क्योंकि गन दोनों के हाथ में थी। तो जॉय को होश में आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जॉय ही बताएगा कि किसने उसे शूट किया। टूर जॉय से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जॉय की जान बच चुकी है और वो जिंदा है। जहाँ उसके पेरेंट्स तो टूर से अपने बेटे की बात नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन जॉय कहता है कि वो टूर से बात करना चाह रहा है, तो इसी वजह से पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। टूर यहाँ पर जॉय से कहता है कि उसे जितनी दौलत चाहिए, जितने पैसे चाहिए, टूर देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में उसे स्टेटमेंट गिफ्ट के बारे में नहीं बल्कि टूर के बारे में देना है। गिफ्ट को इन सब से दूर रखना है। पुलिस जब जॉय से उसका स्टेटमेंट लेने के लिए आती है तब यहाँ पर जॉय अपने स्टेटमेंट में बताता है कि ना ही उसे टूर ने शूट किया ना ही गिफ्ट ने, बस ये एक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से अब यहाँ पर ना ही गिफ्ट फंसती है और ना ही टूर। तो कोई केस होता ही नहीं है क्योंकि ये एक एक्सीडेंट के बेस पे रख दिया जाता है। जॉय की स्टेटमेंट की वजह से गिफ्ट जॉय से मिलने के लिए आती है जहाँ पर पेरेंट्स उसे मिलने नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन जॉय का कहना था कि गिफ्ट उसकी वाइफ है तो वो अपनी वाइफ से मिलना चाहेगा। आगे जॉय की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। इसी वजह से वो अपनी मॉम को सारी सच्चाई के बारे में बता देती है कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 20 सालों से सभी को धोखे में रखा है। उनकी वाइफ भी है और साथ ही एक बेटा भी है, जिसे सुन करके मॉम तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इधर जॉय और गिफ्ट को दिखाया जाता है। दोनों की आंखों में आंसू थे। गिफ्ट जॉय को थैंक्स बोलती है कि उसने उन दोनों पर कोई केस नहीं किया और सब कुछ एक एक्सीडेंट कहकर टाल दिया। तो इसी वजह से वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे थैंक्स बोलने के लिए आई है। अब यहाँ पर गिफ्ट को दिखाया जाता है जिसने अपनी लाइफ का बड़ा डिसीज़न ले लिया। वो जॉय को यहाँ पर बताती है कि वो यहाँ पर उसे थैंक्स भी बोलने के लिए आई है और साथ ही उससे ब्रेकअप करने के लिए भी आई है। वो बहुत जल्द डिवोर्स ले लेगी और उन दोनों के बीच में अब कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जॉय की आंखों में आंसू थे। और आगे टॉम के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग अभी फ्यूनरल में थे तो उन्हें एक और झटका लगता है जब वहाँ पर वो जॉय को देखते हैं। जॉय ने अपनी लाइफ को अब ऊपर वाले के हवाले कर दिया था और खुद को एक मुक में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन मुक में कन्वर्ट होने से पहले उसने अपनी मॉम के लिए एक घर खरीदा था जहाँ पर उसकी मॉम और उसकी सिस्टर आराम से रह सके, क्योंकि डैड पर वो भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि डैड ने तो पहले से ही जिस घर में वो लोग रहते थे उस घर को बेच दिया था और प्लानिंग तो बना ही चुके थे कि वो अपनी वाइफ के साथ दूसरी जगह पर सेटल हो जाएंगे। जॉय आज अपनी मॉम, सिस्टर और सर्वेंट से बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा था कि मानो आज से वो किसी और ही दुनिया में चला जाएगा, जिसे सुन करके मॉम और उसकी बहन परेशान तो होते हैं लेकिन उन्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जॉय की मॉम ने भी अपने हस्बैंड को छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसी वजह से वो उस घर से अपनी बेटी को लेकर के चली जाती हैं। जॉय को मुख में बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है। गिफ्ट अक्सर उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। जॉय उसे ब्लेसिंग दे करके चुपचाप चला जाया करता था। जॉय ने अपनी लाइफ को इस वजह से मुख में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि उसका बस यही मानना था शायद यही करके
मेरी आत्मा को शांति मिले, वरना जितना क्राइम और जितना गलत मैंने किया शायद ही मुझे कभी मुक्ति मिल सके। इन गुजरे हुए दिनों में की और शिन, इन दोनों के भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो चुके थे और फैमिली वालों ने डिसाइड कर लिया था कि बहुत जल्द इनकी भी शादी कर दी जाएगी। इसी के साथ कई सालों का लीप दिखाया जाता है जहाँ पर शिन प्रेग्नेंट है और की उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है और शिन से कहता है संभल कर चलो डार्लिंग, बोलो मत तुम प्रेग्नेंट हो। और आगे डी की डिलीवरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टूर उसके साथ था। उसके बाद डी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके प्यारे प्यारे 3 बच्चे थे और यहाँ पर टूर बहुत ही ज़्यादा खुश था और इसी के साथ वो अपनी एक फैमिली पिक लेता है जहाँ पर सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और इसी के साथ ही इस ड्रामे की एक हैप्पी से एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगला ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, सो उसे देखने के लिए एक बार फिर से SRK ड्रामा एक्सप्लेनेशन पर विजिट करने के लिए ज़रूर आइएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।